को ध्यान से खोल लीजिए, फॉर्म भर दीजिए गूगल फॉर्म। राइट, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे और न्यूज़ ले लेते हैं। तो न्यूज़ में सबसे पहली खबर जो है वो आ रही है। देखिए, जो लोग बाद में जुड़ते हैं ना, वो एक बार पीछे जाकर पूरा देख लिया कीजिए। कभी कभी जल्दी स्टार्ट होता तो एकदम से मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। कोरोना की गिरफ्त में चीन, राष्ट्रपति जिनपिंग ने देश की कोविड नीति का किया बचाव। तो चीन फिर से एक बार कोरोना की चपेट में, और जिनपिंग जो है, इन्होंने लगता है फिर से कुछ, चीनियों ने लगता है फिर से कोई चिमगादड़ वादड़ खा लिया है, कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया है। तो बहरहाल फिर से चीन में जो कोरोना वायरस है, सिर्फ चीन ही परेशान है, बाकी हम लोग नहीं है, क्योंकि शायद संभवतः उनकी वैक्सीन जो है वो काम नहीं कर रही है जैसी भारतीय वैक्सीन काम कर रही है। तो खैर बहरहाल हम तो यही मनाएंगे कि चीन भी जल्दी से जल्दी जो है इससे बाहर निकले। भारत तो बाहर निकल ही चुका है। हो सकता है डराने का भी एक तरीका हो, ताकि फिर से एक बार लॉकडाउन वाली स्थिति बने और फिर से आप अपना बिज़नेस को खो बैठो, जैसा कि आपने पहले हुआ था। लेकिन उस बार भी हमारा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हमारे को, भारत को, और भारत उससे निकल आया था। इस बार भी संभवतः अगर कुछ ऐसा होता तो भारत इस बार भी निकल आएगा। ठीक है ना? चलिए भाई अब चलते हैं दूसरी नंबर की न्यूज़ पर। और वो क्या है? वो बड़ी खबर है, आज की इंटरनेशनल खबर बनी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, पूरे विश्व पर वो खबर छाई हुई है। और वो खबर एक आतंकवादी से रिलेटेड है। बड़े कमाल की बात है कि आतंकवादियों की खबर वर्ल्ड ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जाती है। देखिए, हमारा मीडिया जो है किस हद तक, हमारा नहीं पूरे विश्व का मीडिया किस हद तक अपने लक्ष्य से भटक चुका है कि उसको कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलती तो आतंकवादियों की न्यूज़ पे ही खुश हो जाते हैं। खैर बहरहाल, क्योंकि है ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, तो हमको भी कवर करना पड़ेगा। नारायण शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। पाक एंटी टेररिज्म कोर्ट सेंटेंसेस 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सईद इन फ्रेश केसेस। 2008 का जो इनका मुंबई टेरर हमला था, उस पर अलग प्रिजन सेंटेंस इनको मिला है, 6 महीने से 5 साल का, अलग अलग 4 केस उसमें थे। ठीक है ना? और आज 2 अलग अलग केस में इनको सज़ा हुई है। एक 21/2019 और 90/2019, और दोनों में 15.5 साल और 16.5 साल की सज़ा हुई है। तो मोटा मोटा मिलाकर लगभग 32 साल की सज़ा इनको आज दी गई, और ये पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा दी गई है। पहले हम इस न्यूज़ को देख लें, फिर आराम से इसका एनालिसिस करेंगे। राइट, 9/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद सेंटेंस्ड टू 31 ईयर्स इन जेल बाय पाकिस्तान एंटी टेररिज्म कोर्ट। इनकी जितनी भी संपत्ति है वो जब्त कर ली गई। 3,40,000 पाकिस्तानी रुपयों का इनके ऊपर फ़ाइन भी लगा है। इनकी जो मस्जिदें जो ये चलाते थे, वो भी वहाँ की जो कोर्ट है उसने आदेश दिया कि ये जब्त हो जाएंगी, अब सरकार के अंडर में आ जाएंगी। तो इनके लिए बड़ा भारी झटका है भाई, कैसे हो गया ऐसा? बड़े हैरान परेशान लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सईद गेट्स 31 ईयर्स इन जेल बाय पाक कोर्ट। 31 साल की जेल हो गई, पाकिस्तानी कोर्ट ने 31 साल की जेल जो है वो दे दी। अब ज़रा इस मैटर को समझिए, इतना सीधा नहीं जितना आपको लग रहा है। ये मैटर बिल्कुल क्लियरली एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और वो क्रिस्टल क्लियर ये कुछ भी जो है आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की कोर्ट बड़ी ईमानदार है, उसने ऐसा कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से ये हुआ। खासकर भारत ने जो इंटरनेशनल प्रेशर बनाया उसकी वजह से FAFT की ग्रे लिस्ट में लगातार था और ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर पहुंच गया था पाकिस्तान, और भारत ने लगभग पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया था चारों तरफ से। और अगर पाकिस्तान की कोर्ट ये फैसला नहीं देती तो आप ये मान लीजिए कि लगभग जो है ब्लैक लिस्टिंग की कगार पर पाकिस्तान पहुंच जाता, और यदि पहुंच जाता तो खेल हो जाता। तो असल में देखा जाए तो ये पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला कम, भारत की कूटनीति की जीत ज़्यादा है। और ये आपको जो दिख रहा है ये सब कुछ, इसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं, इसमें अजीत डोभाल के एफर्ट्स हैं, इसमें S जयशंकर के एफर्ट्स हैं, इसमें तमाम सारे और भी लोगों के एफर्ट्स हैं। और सबसे बड़ा एफर्ट अगर अगर इधर उधर ना जाएं, बिल्कुल सीधी सीधी बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी का है। तो ये जो आज आप फैसला देख रहे हो,
ये दुनिया को पैसिफाई करने का एक तरीका है, वो बच्चे को पैसिफायर देते थे ना, उस तरह का है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया, उल्लू बनाने के लिए किया गया। लेकिन चलिए फिर भी कुछ तो 2 कदम तो आगे बढ़े। सुशांत मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे क्या होगा, अब इससे एक तरीका ये हो सकता है कि अगर अजीत डोभाल इसमें तरीके से खेल गए और अगर इसमें डिसिडेंट पैदा हो गया हाफिज़ सईद वाले मैटर को लेकर, यदि पाकिस्तान में कोई मूवमेंट खड़ा हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और फिलहाल जो है स्टेबिलिटी है नहीं पाकिस्तान में, बहुत बुरे हालचाल हैं पाकिस्तान के। ऐसे में पाकिस्तान जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और भारत ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। इसको कूटनीतिक जीत बोले या फिर आपका प्रभाव बोलें, आपका दबाव बोलें, जो भी कहिए आप, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है और पाकिस्तान में फॉल डाउन एनी टाइम। एकदम फ्रेजाइल पोजीशन में खड़ा है पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए तो कम से कम अच्छी बात है और हाफिज़ सईद जैसों को सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आगे और फैसले आए हम ये भी उम्मीद करेंगे। राजेश उपाध्याय जी कहते हैं मीडिया इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूट। सर मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, बहुत बुरा हाल है, उस पर भी बात करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है लाइक कर लें। हेमांक मिश्रा जी का कमेंट आया था, शायद रिट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, दिख नहीं रहा मुझे। खैर बहरहाल, तो कहते कल के लिए अपोलोजाइज़ करो। सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। कल आपसे बोलने के बाद कल से ही दिमाग में था कि आज लाइव आएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली बोल देंगे। बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, कल आपसे जिस प्रकार से आपसे बात करी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और सामने से कमेंट कोई कुछ भी करे, कम से कम हमारी तरफ से ऐसा जवाब नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गुरविंदर जी को भी शायद कल कुछ कह दिया था, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। तमाम सारे और भी लोग, ऐसी कभी अप्रिय घटना हो जाए तो ऐसा नहीं है कि यदि कुछ हमारी तरफ से गलत होता तो उसका एहसास हो जाता है, और गलत अगर होता तो उसके लिए हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ माफ़ी मांगने में हमको कोई शर्म नहीं आती। किसी प्रकार की ऐसी कोई ईगो नहीं है हमारे पास में कि अगर हमको लगता है, यदि मुझे लग रहा है दिल से कि गलत है तो गलत है। आप वहाँ से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने मर्यादा में रहकर मुझे बोलना चाहिए था। बहरहाल क्या माफ़ी कमोन सर, दे डिज़र्व इट। कोई बात नहीं राजीव जी, हमको ऐसा नहीं बोलना है ना, हमको अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोलना, उनको बोलने दीजिए, वो बोलेंगे, हमारे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ऋचा गोयल भाई, एक तो असली आईडी से आया करो, फेक आईडी मत बनाया करो, कोई आवश्यकता नहीं है ऋचा गोयल के नाम की आईडी, अपने नाम की बनाइए। हेमांग की अपने नाम की है, गुरविंदर जी की अपने नाम की, कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खा जाऊंगा मैं यहाँ बैठकर। आज गुरुजी लड़ाई हो गई मुंबई लोकल में, एक बंदा 4 बार गाली दिया, फिर मेरा कॉलर पकड़ के पंच मुंह पर जड़ दिया, एक लात मुंह चाटी पर, फिर शांत। अच्छा अंकुर मौर्य जी, लड़ाई झगड़े से बचिए और कोशिश कीजिए कानून के तहत अपन काम करें, है ना, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और फिर अगर कहीं अगर ज़रूरत पड़ी जाए तो फिर मजबूरी है, फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो खैर आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भवानी शंकर राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी शंकर जी। तो ये तो हुई हाफिज़ सईद की बात और भारत की जो एक डिप्लोमेटिक जीत है उसकी बात। अब चलते हैं और भारत के अंदर कोर्ट की बात चल रही है, कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर, भारत के बाहर कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं। सर कमेंट शो नहीं हो रही, सबके कमेंट शो हो रहे हैं भाई साहब, है ना। जय महाकाल सर, बहुत दिनों से आपका लाइव नहीं देख पाया, बहुत व्यस्त था, आज देख रहा हूँ और अब समय मिलेगा। अच्छा वेरी गुड, आपका लाइव देखना एक हैबिट सी हो गई है, दिमाग की बत्ती जला देते हैं आप, आपको नमन। विजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग देख रहा हूँ कि व्यस्त हो गए हैं इस बीच में, क्या मैटर है, कहाँ व्यस्त हो गए। 1 अप्रैल से बिल्कुल एकदम सब व्यस्त है ना, और पता नहीं सारे लोग कहाँ गायब है। वैसे बड़े मतलब कुछ लोग बड़े अच्छे थे, मतलब हैं अभी भी, कि 1 तारीख होते ही आके अपना कंट्रीब्यूशन फटाफट डाल देते थे। इस बार पता नहीं चल रहा सब लोग कहाँ गए, लगता है टैक्स वैक्स ज़्यादा भर दिया, ज़्यादा लोड में आ गए। तो जो लोग ज़्यादा लोड में आ गए टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लोड में है वो आराम से देख सकते हैं, कोई ऐसी नहीं वो दिक्कत नहीं है। अकरण मुझे वीर भोगी वसुंधरा जी ठीक है। खैर एनीवेज, अब आगे आते हैं। भारत के अंदर जो कोर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं उसको भी देख लें। दिल्ली राइट्स
कोर्ट डिसमिसेस खालिद सैफीज बेल प्ली इन यूएपीए केस। खालिद सैफी दिल्ली दंगों के आरोपी, अब इनकी भी बात सुने। इनकी जो बेल प्ली है यानी कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, आज दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट फाउंडर खालिद सैफी इन दिल्ली राइट्स केस। खालिद सैफी साहब की जमानत याचिका खारिज हो गई। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जिस संगठन को चलाते हैं उस संगठन का नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। आप इनके एजेंडे देखिए कितने गजब हैं, नाम देखिए बड़े प्यारे प्यारे रखते हैं, नारे बड़े गजब होंगे, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, और कर क्या रहे? टेररिज्म। हेट तो बहुत छोटा हो गया, पहला स्टेप होता है, टेररिज्म लास्ट स्टेप है। तो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम रखेंगे और करेंगे टेररिज्म, गजब है साहब। खालिद सैफी, खालिद सैफी जो है इनको यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनका सीधा सीधा नाम था और दंगों में इनकी सीधी भूमिका थी, कोई घुमा फिरा कर नहीं थी। ठीक है, राकेश कुमार जी, जय श्री राम। तो इसलिए इनके ऊपर ये तमाम सारे केसेस लगे थे। अभी हालांकि काफ़ी सारे लोगों को ज़मानत बीच में मिलती गई, उम्मीद तो ऐसी बन गई थी, इन सब ने ऐसी ही लगा ली थी कि अब खालिद सैफी को भी मिल जाएगी, लेकिन अफसोस खालिद सैफी को ज़मानत नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूत हैं। व्हाट्सएप की चैट से लेके उनकी जो बातचीत हुई है, तमाम सारे CDRs है, बहुत पुख्ता सबूत हैं खालिद सैफी के ख़िलाफ़ में। इतना आसान नहीं होगा ज़मानत देना। जो भी ज़मानत देना चाह भी रहे होंगे उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि ज़मानत दें कैसे, क्योंकि पूरे पूरे सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठे करके कोर्ट को दिए हैं। और ऐसे में अब बड़ा मुश्किल है कोर्ट के लिए भी ये कहना कि मैं ज़मानत दे दो इनको। तो ज़मानत देना इतना आसान नहीं होगा, ज़मानत इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी, और तब भी नहीं मिल पाएगी जब कोई बायस्ड होने की सोचेगा, तभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जब सबूत सामने होते हैं तो कोई भी जज हो, कैसा भी हो, वो इतनी आसानी से ज़मानत नहीं दे पाएंगे, है ना, चाहे वो किसी भी कबाल से आते हो। रोज़ बीवी के ताने सुनता हूँ, फिर भी आपका शो भी देखे बिना नींद नहीं आती। सही बात है। तो खैर, कुल मिलाकर ये परिस्थिति बनी आज कि जो बेल की जो एप्लीकेशन लगाई थी वो रिजेक्ट हो गई। आज मातम मन रहा है। लेफ्ट विंग में, और अच्छी बात है, मनना भी चाहिए। खैर, आइए, तो 2 हो गए केस बैक टू बैक। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। और तीसरा केस वो जिसने कल परसों खलबली मचाई थी, कल ज़्यादा खलबली मचा दी थी। CBI टोल्ड टू अपोलोजाइज टू आकार पटेल फॉर स्टॉपिंग ट्रेवल। अरे बाप रे बाप, CBI को अपोलोजाइज करने को बोला गया था आकार पटेल से। कौन है भैया आकार पटेल? ऐसी कौन सी तोप है? क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है उनसे भी CBI अपोलोजाइज नहीं करती। ये वही कोर्ट हैं जो फैसला नहीं देती हैं, ये वही कोर्ट है जो अंडर ट्रायल रखती हैं, आदमी को 10-10 साल जेल में रखा जाता है। इन्होंने तो कभी अपोलोजाइज़ नहीं किया किसी के सामने कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं कि तुम बरी हो गए और हमको तुम्हें पहले ज़मानत दे देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी तुमको, 10 साल तक ज़मानत नहीं दी। कैन यू बिलीव दैट? ये कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, 10-10 साल तक ज़मानत नहीं मिलती सर। 7 साल की सज़ा होती, 10 साल आदमी अंदर सड़ कर आ जाता है, कहता मेरी तो सज़ा भी पूरी हो गई, तब भी उसको 3 साल लग जाते बाहर निकलने में, तब तो किसी से नहीं बोला। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत हो गई? जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? उनके लिए इतने कितने बड़े हैं ये आकार पटेल, इतना कितना बड़ा नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेड थे, तो क्या हो गया, एक NGO तो था, इतना कितना प्रेशर में कि CBI जैसी प्रीमियर एजेंसी से कह दिया कि रिटन एपोलॉजी, लिखित माफ़ी मांगो। कमाल है। प्राइम वीडियो फिल्म को लव जिहाद पे ऑल द ओल्ड नाइफ्स, समझ में नहीं आया सर कमेंट ना, जुड़ गया पूरा। कोर्ट के फैसले में क्या किया जाए? विवेक चंदेल जी आ रहे हैं सर, उस पर भी आ रहे हैं।
तो साहब ये रही इनकी कहानी। और फिर क्या हुआ, कोर्ट टेल्स सीबीआई टू रिवोक एलओसी, राइट एपोलॉजी टू आकार पटेल। भैया लिख कर दो एपोलॉजी आकार पटेल साहब को, बड़े आदमी हैं। क्यों बड़े आदमी? क्योंकि वो हैं, वो लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। गजब है साहब। तो जिस बड़े वाले लेफ्ट इकोसिस्टम के बड़े वाले कमांडर हैं साहब, बड़े वाले जो कमांडर हैं, उनको साहब रोक दिया, तो भाई माफ़ी मांगो। राजेश जी कहते सीआईए इज़ बिगर देन सीबीआई। हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम सही जगह पहुँचे हो आप। तो ये उस कबाल से आते हैं, लेफ्ट कबाल, उस गैंग से आते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले से। और सबसे मज़े की बात यह कि माफ़ी मांगने के लिए सीबीआई से कहा जा रहा है। सीबीआई क्यों माफ़ी मांगेगी? किससे मांग रही है माफ़ी? एक ऐसे नामजद आरोपी से, अपराधी से, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने घोटाला किया है, जिसके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, जिसके ऊपर तमाम सारे और केस चल रहे हैं, जिसके ऊपर एक केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने देश के अंदर तमाम सारे दंगों को भी जो है एक तरह से स्पॉन्सर किया है। वो तमाम सारी ऐसी भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं लगातार। इनसे माफ़ी मांगने के लिए कोर्ट ने कह दिया। फिर क्या हुआ, कल फिर गए एयरपोर्ट, फिर बोले आज मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा। कल फिर पकड़ लिया पुलिस ने। बोले ऐसे कैसे, अभी कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं मेरे को तो कोर्ट ने कह दिया। ही वॉज मोर देन कॉन्फिडेंट कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कह दिया। मजिस्ट्रेट बड़े छोटे होता है ना, मजिस्ट्रेट काफ़ी छोटा होता है। तो मजिस्ट्रेट ने कह दिया अब तो हो गया मेरा काम, अब तो मैं निकल जाऊँगा। कल तो खूब बढ़िया शैम्पेन वैम्पेन खुली थी, क्या बोतलें खुली थी कल। लोग बिल्कुल धुत थे नशे में, पी पिया के कहाँ पड़े थे पता ही नहीं था। कपड़े कहाँ, खुद कहाँ, कुछ मालूम ही नहीं लोगों को। ऐसी गजब पार्टी हुई थी कल रात को। लेकिन अफसोस कल रात को फिर रोक लिया गया, तो सबका नशा उतर गया। बोले ये क्या बवाल है। और आज परिस्थितियां बदल गई और आज सब कुछ उल्टा हो गया। कोर्ट बार्स आकार पटेल फ्रॉम लीविंग कंट्री, सेज स्टेज ऑर्डर फॉर सीबीआई टू अपोलोजाइज। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कहा था सीबीआई माफ़ी मांगेगी। सीबीआई को माफ़ी मांगने संबंधित आदेश को स्टे कर दिया। किसने? स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने। अब ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट में एडीजे, मिनिमम एडीजे बैठते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से ऊपर ही होते हैं ना। तो साहब, और इसके अलावा आकार पटेल के बाहर जाने पर बैन लगा दिया कि आप बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्पेशल सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गड़बड़ हो गई, बड़ी जल्दी कुछ का कुछ हो गया। आकार पटेल जी इतने बड़े थे, उसके बावजूद कोर्ट ने मामला पलट दिया पूरा एक ही रात में। कल कुछ और फैसला, आज कुछ और फैसला। तो बहरहाल फ़िलहाल आकार पटेल जी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जब वालों को हिंदू धर्म से इतनी हो गई है कि जादियों का सुर में सुर मिलाते हैं, बिल्कुल उनकी बोलते लगे। CS रावण भी प्रो मुस्लिम है। सर सबको मालूम है मनीष जी, टेंशन मत लीजिए। अरुण ठाकुर जी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। खैर, तो अब ये स्थिति है। ठीक, कभी कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। तो कुल मिलाकर दोनों ही बातों को पलट दिया कोर्ट ने। अब क्या पलटा क्या नहीं पलटा, क्यों पलटा, देखें। दिल्ली कोर्ट्स स्टेज ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर, आस्क आकार पटेल नॉट टू लीव कंट्री विदाउट इट्स परमिशन। हमारी परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जाओगे। जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया गया। तो साहब आकार पटेल जी ने जितनी भी जो जैक वैक लगाई होगी, जो भी किया होगा, जितनी मेहनत करी होगी, वो सब पानी में चली गई, क्योंकि अब वो नहीं जा पाएंगे कोर्ट की परमिशन के बिना बाहर।
और जो डिसीजन है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सीबीआई क्यों ज़्यादा पावरफुल है मालूम है? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि पकड़ने भी खुद ही जाते हैं, एफआईआर भी खुद ही फाड़ते हैं, वकील भी इनका खुद का होता है, कोर्ट भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट होती है। तो यहाँ किसी का इंटरफेरेंस नहीं चल पाता। और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सीबीआई किसी के साथ जाती करती है या गलत करती है, ऐसा कभी नहीं करती सीबीआई, कभी नहीं। बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत शानदार इनको ट्रेनिंग मिली होती है, एंड दे आर हाईली प्रोफेशनल। जो इनका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाकी आपको कहानियाँ बहुत सुनने को मिलती है, तोता है, फलाना है, डिकाना, वो सब इक्का दुक्का केस होते हैं सर, बड़े बहुत हाई प्रोफाइल, उनमें भले कुछ हो जाता हो तो हो जाता हो, बाकी एक आम आदमी या छोटे मोटे जो राज्य मंत्री वगैरह होते हैं, ये इनके बस की बात नहीं कि सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नमस्कार गुरु जी, आज सैलरी मिली, थोड़ा सा हिस्सा मंदिर में, थोड़ा सा गौशाला में और बहुत थोड़ा सा आपको, आप हमें सही मार्गदर्शन देते रहें। समीर वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लाइक कर दो गाइस, हर बार सर बोलना है क्या? प्रतीक जी धन्यवाद धन्यवाद, कम से कम आपने ही ध्यान दिला दिया इन लोगों को। गूगल फॉर्म का लिंक फिर से इनवैलिड दिखाने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करो यार, चेक करो दोबारा, आपकी बार नहीं इनवैलिड दिखाएगा ना। खैर, तो कुल मिलाकर अलग अलग 3 फैसले, पाकिस्तान का और भारत के 2 फैसले, और सभी जो है आज के अच्छे फैसले आते हुए। और एक और हम कल की न्यूज़ ले लें, उस पर भी आज एक अच्छा फैसला हो गया। मध्य प्रदेश भाजपा विधायक के खिलाफ खबर लिखने पर सीधी पुलिस ने पत्रकारों के कपड़े उतरवाए, फोटो हुए वायरल। ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर कल से बवाल कटा हुआ था, और इसके बाद कल सीधी एसपी ने बाकायदा एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा कि अपराध क्रमांक इतने इतने में धारा 419 420 तहत इतने इतने के तहत अनुराग मिश्रा फर्जी आईडी बनाकर ये कर रहे थे। वही वाली बात जो हमने कल आपको बताई, इसके लिए हमने इनके ऊपर ये केस किया, फलान किया, ढिकान किया। ठीक है ना। अब मज़े की बात ये कि जो धाराएं जो लगी थी इन पर 419 420 66C 66D IT एक्ट लगी थी। इसके बाद में धाराओं में और इजाफा कर दिया गया है। धारा 151 CRPC के अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। सभी विद्रोह अपराध क्रमांक 293/22, धारा 152 153 सॉरी 152 153 186 341 504 34 ताज़ीरात हिंद के तहत कायम विवेचना की जा रही है। तो साहब धाराएं बढ़ गई एकदम से, 262 बटा 22 था एक, और दूसरा एक और मुकदमा इन्होंने किया 293/22। तो ये स्थिति रही कुल मिला के। खैर, अब बाकायदा उसके बाद इन्होंने एक खंडन भी जारी किया, मध्य प्रदेश पुलिस ने, थाना कोतवाली ने, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके खिलाफ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी हुए, लेकिन ये एसपी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ। मज़े की बात यह कि रीवा जिले के आईजी ने स्टेटमेंट इससे अलग हट कर दिया। सीधी जिले से संबंधित एक फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली सीधी एक उप निरीक्षक को तत्काल हटाकर पुलिस लाइन संबद्ध कर दिया गया, यानी थाना प्रभारी और एक उप निरीक्षक दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया, एवं प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कराने के निर्देश जारी किए गए। बाद में लिखते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आम जनता से सम्मानजनक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आईजी साहब ने इसका संज्ञान लिया। जब ये कल फोटो वायरल हुए तो इसके बाद हमने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद ये मामला शिवराज सिंह जी तक पहुंचा, और शिवराज सिंह जी ने इसके बाद इसमें ये आदेश दिया कि नहीं, ये गलत हुआ है, और इस गलत जो हुआ है उसमें टीआई को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से, टीआई और एसआई को लाइन अटैच किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। तो कर दिया गया। थाना कोतवाली धारा 151 बदी अंतर्गत को गिरफ्तार कुछ व्यक्तियों के पुलिस अभिरक्षा के दौरान आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर दिनांक को वायरल होने से बरती गई लापरवाही के कारण थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी एवं तत्कालीन समय पर थाना कोतवाली में उपस्थित उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार तथा थाना प्रभारी अमलिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए रक्षित केंद्र जिला सीधी में संबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक जिला सीधी।
तो ऊपर से जब ये आदेश आया कि भाई ये गलत हो रहा है, इससे गलत मैसेज जा रहा है, तो फिर एसपी साहब ने इनको लाइन अटैच किया। अब इसमें बहुत सारी बातें, कई सारे लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, बात भी सही है, जो पत्रकार महोदय उनके ऊपर और भी प्रकरण दर्ज है। तो कई सारे लोगों का बोलना है कि भाई ये तो पहले से भी गड़बड़ करते रहे, ये पत्रकार ऐसे हैं वैसे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी सारी बातें सही हैं, बिल्कुल हो सकता है प्रकरण दर्ज हैं, ये बात भी सही है। और ये बात भी हो सकती है हर आदमी सही नहीं होता, गलत ज़्यादा है, सही कम लोग हैं, ये भी सही है। लेकिन पुलिस का ये जो रवैया था, कल भी हमने ये बोला था, हमने कहा सब ने अपना काम किया, एमएलए साहब ने अपना काम किया, उन्होंने जो कंप्लेंट करनी थी करी, ये गए इन्होंने अपना काम किया, पुलिस ने भी अपना काम किया, सब कुछ सही चल रहा था एक्सेप्ट दीज फोटोग्राफ्स। आप किसी के कपड़े उतरवा कर उसकी फ़ोटोग्राफ वायरल नहीं कर सकते, इस बात को समझना होगा। और पुलिस को ये जो कपड़े उतरवाने वाला जो रवैया, बेसिकली पुलिस क्या कर रही है, पुलिस देखिए आज किसी और के साथ हुआ, आज मान लीजिए आज गलत के साथ हुआ, कल सही के साथ होगा तब क्या करेंगे, कल आपके साथ होगा तब आपको कैसा लगेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है ना, इसलिए ऐसा पद्धति नहीं होनी चाहिए, पद्धति बदली जानी चाहिए। दूसरी बात, पुलिस का कहना हमारा प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को बदले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का एक काम है, वो हो रहा है कि नहीं भाई कोई सुसाइड कर लेगा तो भाई उसके सारे कपड़े उतार, मतलब आप आदमी को नंगा करके उसको नीचा दिखाना चाह रहे हो, उसको दबाना चाह रहे हो, आप उसका मोराल तोड़ना चाह रहे हो, ये गलत बात है। ये कोई दुश्मन भी हो उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर चलिए और आगे चलते हैं। तो ये मैटर भी निपट गया, कल इस मैटर को उठाया था, ये मैटर भी निपट गया। तिरंगे की तरह दिख रहे हो, सैफरन वाइट कॉम्प्लेक्शन, अच्छा, और ग्रीन, ठीक है, धन्यवाद सर्वप्रिया मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब ये स्थिति है। क्या हो गया भाई, एक मिनट, तो कुल मिलाकर वो व्यक्ति सही है गलत है वो बात एक अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो तरीका था ये गलत था। इस तरीके के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और इस तरीके के खिलाफ अभी भी हम आवाज़ आगे भी उठाएंगे यदि ऐसा कुछ केस आएगा। आज एक बड़ा बेहतरीन वीडियो आया, आप सब ने देखा हुआ होगा, चेतक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, आप सब ने इसको देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद जितनी बार मैं इस वीडियो को देखता हूँ मेरा मन करता है मैं आप सबको दिखाऊँ। तो जिन्होंने नहीं भी देखा वो देख लें, जिन्होंने देखा हुआ वो एक बार दोबारा देख लें और ज़रा देखिए हमारे जवानों की दमखम देखिए और उनकी स्पीड देखिए। आइए देखते हैं, आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नज़र रख सकते हैं और हमारा समय ये सेकंड्स में चल रहा है साहब, और पूरी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे करके खोल दी जाएगी। रास्ते में पत्थर, समय देखिएगा जरा, हटाना मुश्किल, 15 सेकंड, 16 सेकंड, 18 सेकंड, ओ बाबा रे बाबा, जिप्सी खोल दी गई जी। प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। बीएसएफ की एक्सरसाइज मैं समझता हूँ आप सबने देखी होगी, मैंने तो बचपन से देखी है। और घड़ीरी एक एक सुई के साथ हमारा जाबाज सीमा सुरक्षा पूरी खोल दी गई, मंजिली तरफ बढ़ना तैयार है, पूरी तरह से खोल दी गई जिप्सी, कंप्लीटली खोल दी गई, एक्सेल सब अलग। सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड हुआ अभी। और अब देखिएगा राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो इंजन रख दिया गया, इंजन भी निकाल दिया था। आपकी स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, और ये आगे बढ़ते बस फिर पूरी कस दी गई, 1 मिनट 46 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड, और ये लगा सेल्फ, ये लगे दरवाजे और ये लगा बोनट। दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी
अंदर के 1 मिनट 55 सेकंड में बहुत ही कंप्लीट, शानदार। एंड देयर यू गो। 1 मिनट 57 सेकंड में पूरी गाड़ी खोल दी और पूरी गाड़ी पर दोबारा बैठ कर चले गए सेल्फ लगाकर। किस किस ने देखा था पहले और किस किस ने नहीं देखा था ज़रूर बताएं। और क्या गज़ब का जज्बा है, क्या गज़ब की स्पीड है। वाकई में चेतक जैसी स्पीड है। हमारे जवानों की भी स्पीड कोई कम नहीं है। खैर जितनी बार इसको देखते हैं उतनी बार और देखने की इच्छा होती है। प्रफुल्ल जाड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष शर्मा जी धन्यवाद। उल्लास अग्रवाल जी धन्यवाद। सुब्रमण्य एथल जी धन्यवाद। जय किशन व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मिनट का समय दीजिए। इस बार मैं फिर से नोटिफिकेशन से बहुत परेशान हूँ। सो वाकई में गजब है। एंड और कौन कौन है? 8740 कौन साहब है? 8740 लास्ट में नंबर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम ज़रूर लिखा करें सर, है ना, नाम अवश्य लिखा करें। राजेश उपाध्याय जी एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए इस वीडियो को देख के शायद। हाँ, मैंने पहले नहीं देखा था। अरे गज़ब, रचना सिंह जी कमाल हो गया। ऐसे भी लोग हैं, फर्स्ट टाइम देखने वाले लोग भी हैं। ओ हो सर, इसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, दूरदर्शन के ज़माने से देखता आ रहा हूँ। और ये ड्रिल हमारे मतलब जहाँ मैं रहता था, एक प्लेन तार की फेंसिंग के दूसरी तरफ भी ये ड्रिल होती थी। उस समय ये जिप्सी जो है बहुत नई आई थी, बहुत नई आई थी। तो उसके बाद में तो मार्केट में आनी बंद हो गई थी जिप्सी। तो खैर, तो बड़ा मज़ेदार ड्रिल रहता है। और भी कई सारे ड्रिल होते हैं, लेकिन ये ड्रिल जो है ये वाकई में बताता है कितना फास्ट काम हमारे जवान करते हैं। हमने अपने लाइव के माध्यम से एक मुद्दा और उठाया था, और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था कि बुलडोज़र जो चल रहा है वो गलत तरीके से भी चल रहा है। बुलडोज़र को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एकदम ऐसा ना चल जाए कि कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी राम राम, प्रणाम आपको। राजेश उपाध्याय कहते हैं वॉचिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम जी। तो जो बुलडोज़र को लेकर हमने मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा भी कुशल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश आए हैं कि बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल न हो। बुलडोज़र का इस्तेमाल अवैध निर्माण के खिलाफ होता रहा है। इसमें सरकारी संपत्तियां और ज़मीन पर अवैध निर्माण शामिल है। ध्वस्तीकरण से पहले सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रशांत कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था। तो जिस चीज़ को हमने उठाया था उस चीज़ को सरकार उसमें तुरंत एक्शन मोड में आई है। और एक्शन मोड में आने के बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल या अनावश्यक इस्तेमाल ना हो। गलत इस्तेमाल तो नहीं कहेंगे हम, अनावश्यक इस्तेमाल कहेंगे। जहाँ जहाँ नगर निगम ध्वस्तीकरण काम करती है वहाँ पुलिस शांति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इससे गलत इस्तेमाल ना हो। जहाँ न्यायिक प्रक्रिया पूरी ना हो वहाँ बुलडोज़र के इस्तेमाल को स्पष्ट मना किया गया है, क्योंकि बाद में फिर ये लिटिगेशन बन जाएगा और सरकार के लिए एक नया सरदर्द आ जाएगा कि या तो केस लड़ो या फिर आगे की कार्रवाई करो। तो जो हमने यहाँ मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को सरकार ने हाथों हाथ लिया और सरकार की तरफ से ये आदेश गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये आदेश दे दिया, मध्य प्रदेश सरकार भी इसको जल्दी दे, ऐसी उम्मीद है कि गलत इस्तेमाल ना हो, बेजा इस्तेमाल ना हो। बुलडोज़र का इस्तेमाल हो, बिल्कुल सही जगह हो और तरीके से हो, है ना। खैर चलिए, हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सपोर्ट होना चाहिए, तो करते हैं, बिना किसी के कहे हुए करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जो भारत है, भारतीयता है, जो भारत में लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का हम लोग जो है एक तरह से एडवर्टीज़मेंट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बिना कुछ कहे हुए करते हैं।
ऐसी ही एक कंपनी है, और वो कंपनी है बोट। बोट कंपनी का आज हम ब्लूटूथ लेने के लिए, वैसे बोट के काफ़ी ब्लूटूथ मेरे पास ऑलरेडी हैं, एक ब्लूटूथ और लेना था, तो जब लेने पहुंचे तो इसमें ये भाई साहब दिख गए। इनको तो पहचानते ही होंगे आप, नाम है दिलजीत दोसांझ, किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा, खाली किसान आंदोलन जिसको खालिस्तानियों का सपोर्ट था, और इस व्यक्ति को जिसको खालिस्तानियों का सपोर्ट था, ये उसमें बढ़ चढ़ कर आए थे। और हमने तभी कहा था बहुत महंगा पड़ेगा। तो दिलजीत दोसांझ की जैसी फ़ोटो दिखी तो भाई हमारा तो दिमाग घूम गया। हमने कहा ये तो गड़बड़ है मामला। तो हमने इस बात को लेकर तुरंत जो है ट्विटर पे लिखा, किस्मत ही ख़राब है, रॉक विद बोट 80 के हेडफोन खरीदने ही वाला था, फिर मुझे उनकी वेबसाइट पे ये दिखाई दे गया। अब किसी कीमत पर बोट का नहीं लेना, बोट को अगर हमसे बिज़नेस चाहिए तो पहले दिलजीत दोसांझ को बाहर करो। हमने स्पष्टता के साथ कहा कि भाई ये जो है आप इनको बाहर कीजिए और तब जाकर हम कुछ आगे बात करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, हमने इनको फ़ोन भी लगाया, फ़ोन लगाकर हमने बाकायदा इनसे कहा भी कि आपके मालिक जो हैं, जिन्होंने उतना पैसा एडवर्टीज़मेंट में खर्च नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा तो हम लोगों ने आपके लिए एडवर्टीज़मेंट में खर्च किया। लेकिन जैसे मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गया। बोट फॉलोअर्स नहीं, फॉलोइंग दिखा रहा हूँ। बोट जिनको फॉलो करता है, किन को फॉलो करता है? दिलजीत दोसांझ को। जबकि मैंने जब फ़ोन लगाया तो इनके लोगों ने बताया दिलजीत दोसांझ जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं। इनकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कोई नाम बताया था मोहतरमा का, वो हैं रश्मिका मंदान, वो इनकी नेशनल एम्बेसडर है। तो साहब जिसको हम ये मानकर चल रहे थे कि वो तो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो तो कुछ के कुछ निकले। फिर हमने इस चीज़ को लेकर बाकायदा ट्वीट किया, इस बात को लेकर ट्वीट भी किया। बुरा लगा तो ट्वीट करेंगे, और ट्वीट किया तब मैंने बताया, ये भी लिखा, क्या बात है, ये तो बड़े वाले निकले, रॉक विद बोट, यानी कि बोट खुद ही दिलजीत दोसांझ को फॉलो करता है, ऐसे ब्रांड से क्या उम्मीद करना, इनसे उम्मीद भी क्या करें। हालांकि हमने इनसे कहा भी कि आप कॉल बैक अरेंज कराएं, क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव से बात करके तो मामला नहीं निपटेगा, और आप इनको तत्काल प्रभाव से अपनी वेबसाइट पे से तमाम सारी जगहों से आप इनको हटाएं, इसी में भलाई है। अदरवाइज़ इट विल बी वेरी, हमको तो बहुत बुरा लगा। कुमार एच जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वेबसाइट से तो अभी तक इन्होंने नहीं हटाया, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर हो गई कि हम फिर से बोट पर आ गए और इनकी फॉलोइंग चेक कर रहे हैं। तो फॉलोइंग चेक करने पर एक चीज़ तो दिख रही है कि 22 को पहले फॉलो कर रहे थे, अब 21 को कर रहे हैं, और 21 में दिलजीत दोसांझ तो नहीं है, दिलजीत दोसांझ इसमें नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इनकी वेबसाइट पर यदि हम जाएंगे तो इनकी वेबसाइट पर अभी भी दिलजीत दोसांझ दिखता है। ये इनकी वेबसाइट है, और जिसको हम राष्ट्रवादी बता रहे हैं, मेड इन इंडिया बता रहे हैं, तमाम सारी बातें कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको इनको हटाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हटाएंगे तो फिर ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम इंतज़ार करेंगे, कल का और परसों का 2 दिन का हम इंतज़ार करेंगे, अष्टमी और नवमी का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद मंडे को फिर हम एक हैशटैग लेंगे और फिर उस तरीके से ही बात की जाएगी जैसे की जाती है। हमको भी मालूम है कि जो बोट के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं बनते, चाइना से मंगवाते हैं, मेड इन इंडिया ज़रूर कहते हैं, सबको मालूम है क्या चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने सपोर्ट इसलिए किया ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए, भारतीय कंपनियां खड़ी हो पाएँ अपने पैरों पर, कभी तो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे सोचकर। लेकिन अगर ये लोग भारतीय मूल्यों का इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे, भारत के राष्ट्रवादियों का इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे तो बिज़नेस नहीं कर पाओगे आप हमसे। अगर हमसे बिज़नेस करना है तो हमसे कीजिए, और अगर एंटी नेशनल से करना तो एंटी नेशनल से कीजिए। लाइन बहुत क्लियर खिंची हुई है। एंटी इंडियन स्लोगन इन कश्मीर अगेन शुड रशिया के लिए पीस करता है, एंड ये लोग पीस करते हैं इंडिया को। आ रहा हूँ सर, देबोपम चक्रवर्ती जी, आ रहा हूँ। दिलजीत दोसांझ बिलोंग्स टू अ 6 जट फैमिली, तभी ये वाला हाल है। तो कोई बात नहीं,
बोट को मालूम चल जाएगा, यदि बोट ने जल्दी अगर नहीं बदलाव किया अपनी स्ट्रैटेजी में तो बोट को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए एक बात को समझिए, आप लोग के अंदर बहुत ताकत है, अगर आप लोग किसी ब्रांड को उठा सकते हैं तो आप लोग किसी ब्रांड को गिरा भी सकते हैं, राइट। कितने लोग सहमत हैं कि हमको बोट को समझाना चाहिए? समझाना हमने प्रयास किया, अगर नहीं आएगा समझ में तो हमको सबक सिखाना चाहिए। छोटे बाल वाला पगड़ीधारी, अरे सब बाल कटवाने वाले लोग पगड़ियाँ पहन पहन के घूम रहे हैं। गिरीश शरीन जी कहते हैं प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम। प्रणाम भैया। तो लगभग सभी लोग सहमत हैं, तो ठीक है, मंडे को तैयार रहेगा। आइए अब चलते हैं एक ऐसी खबर पर जो आपको और समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, और वो है DRDO's SFDR फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल। अब ये SFDR क्या है? ये 2021 में भी हुआ था, तब भी हमने बताया था। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। अब इसका क्या फ़र्क है, इस मिसाइल का क्या ऐसा बात है, ये जो हमने प्रोजेक्टाइल जो आज लॉन्च किया है, इसका ऐसा क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है क्योंकि सॉलिड फ्यूल होता है इसमें, तो सॉलिड फ्यूल की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है, और सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट बड़ी आराम से कर लेती है। और आज फिर इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ, और एक बार फिर से जो है बिल्कुल लक्ष्य को भेदती हुई ये मिसाइल निकली। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर बनी हुई मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो इतना महंगा आपने S-400 खरीदा है ना, अगर ये मिसाइल प्रॉपरली डेवलप हो गई तो आपको S-400 खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उससे बेहतर काम करेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फॉरेन के फ्रंट पे तो आप लड़ ही रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन जो देश के अंदर है उसका क्या? उस पर कौन लड़ेगा? उस पर लड़ाई हमको और आपको ही लड़नी है। और वो कैसे लड़नी है? प्लेटफॉर्म नंबर 2 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक गरीब शाह ये मस्जिद सी बना रखी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत हटाया जाए। पीयूष गोयल जी अगर देख रहे हैं तो इसको ध्यान पे रख के और हटाया जाए। अगर ये नहीं हट सकता तो साथ में मंदिर भी बनाया जाए। तो दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर, नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये मज़ार बताई जा रही है, और ये मज़ार वहाँ क्या कर रही है समझ में नहीं आया, कब आ गई, कहाँ से आ गई। जब ज़मीन एक्वायर रेलवे ने कर ली तो मज़ार का क्या उसमें उपयोग है? तो ऐसी मज़ारों को हटाया जाना चाहिए। तो देश के बाहर की लड़ाई DRDO, हमारी सेना, हमारे जवान लड़ रहे हैं, देश के अंदर की लड़ाई आपको और हमको लड़नी। तो आवाज़ उठाइए जहाँ आपको गलत दिखता है, बहुत आवश्यक है। भक्त पटनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, लड़ाई तमाम सारे फ्रंट्स पे खुली हुई है, एक वो भी है हिजाब फ्रंट, और उसको लेकर इतना सब बवाल हो चुका है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जब ये मामला कोर्ट से आ चुका है, इसके बावजूद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ये तस्वीर आ रही है। एग्ज़ाम था BA BCom फर्स्ट ईयर का, सुबह की पाली में एग्ज़ाम था, और ये मोहतरमा बाकायदा हिजाब तो नहीं, नकाब बोलेंगे इसको, नकाब पहनकर एग्ज़ाम दे रही हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का बताया जा रहा है ये वीडियो। हमने इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया तो हमें यही बताया गया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का है। हालांकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाई है इस बारे में। तो भाई बुरखा और नकाब और ऐसे में एग्ज़ाम देना, अभी कल तक तो इसको मना ही किया जाता था सब जगह, लेकिन अब फिर से यदि ये हो रहा है तो ये एक नए विवाद को जन्म देगा। तो मैं समझता हूँ
कि वीसी जो हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, उनसे जवाब तलब अवश्य करना चाहिए सरकार को, पूछना चाहिए कि आखिर किस आधार पर इनको परमिट किया गया और इनको देखकर अब कितनों को और परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ये एक ज़बरदस्ती का एक बवाल क्यों क्रिएट किया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। सर अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं करना, थर्ड रो इन माय बेस्ट मैं खैर आप हंस देते हो बट ट्राई तो करेंगे जब तक ना, बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, मैंने हंसने की तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो साहब ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है भाई। आइए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है साहब, तो नमाज़ पढ़ी जा रही है। रमज़ान इन इंडिया, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, अब ये क्या बता रहे हैं, भगवान शिव शंकर के त्रिशूल भगवा रंग में और इनके ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ी जा रही है। एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं कि बोले देखो कितना मुश्किल है भारत में नमाज पढ़ना, और साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये रहे तुम्हारे भगवान शंकर का त्रिशूल, उस पर चढ़कर नमाज पढ़ी जाएगी। मैं अमेरिका में जितने भी लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई आप अमेरिका में हैं, इस चीज़ को लेकर आप प्लीज़ वहाँ पर मुकदमे कीजिए, FIR करवाइए, इसको जेल भिजवाइए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो चला रहा है इसको अंदर करवाइए। ये हमारे भगवान शंकर के त्रिशूल हैं, इन त्रिशूलों के ऊपर कोई कैसे चढ़ सकता है, हमारे भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके ऊपर चढ़कर कोई दूसरे धर्म का आदमी अपनी नमाज कैसे दिखा सकता है। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जो कहना चाहिए बेइज्जती कर रहे हैं हमारे धर्म की, हमारे भगवानों की, हमारी भावनाओं की, हमारे रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका में जो लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया करके इस बार एक केस ज़रूर कीजिए और छोड़िए मत इनको। और त्रिशूल क्या है वो सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी उनको, और ये एक दिन में नहीं होता। आज अब आग लगी, आप लोग गड्ढा खोदेंगे, ये चीज़ें जब से आप गए थे तब से आपको करनी चाहिए थी, इनकी मान्यता आपको दिलवानी चाहिए थी, त्रिशूल की, तलवार की, भगवानों की, हमारे ये भगवान हैं, इनको एक नंबर में कागज़ में अप्रूव कराइए रशिया में, सॉरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का जो बार बार प्रयास हो रहा ना, इसको ज़रा, इस अपमान का जो है आपको बदला लेना ही पड़ेगा। है तेजेंद्र बग्गा ने पूछा वाई इज ही हाइडिंग वेपन्स इन हिज प्रेयर मैट, क्यों छुपा रहे हैं, तो जवाब आ गया आम आदमी पार्टी वालों का, तामीरुल हसन, बिकॉज टू चॉप द हेड ऑफ कवर्ड पीपल लाइक यू। एजेंडा बाहर आ गया साहब। मन में क्या सोच रहे हो बाहर आ गया। ये परिस्थिति है, कमाल है। बहुत ही बिजी चल रहा है, सप्ताह में 1 से 2 ही लाइव देख पा रहे हैं, सभी को जय श्री राम। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, व्यस्त रहेंगे तो अच्छा रहे, व्यस्त रहना भी अच्छी बात है। बाकी कोशिश कीजिए, लाइव ना देख पाए तो रिकॉर्डेड ज़रूर देखा करें, इन्फॉर्मेशन पूरी ले लीजिए। अब ये रमज़ान का महीना चल रहा है, तमाम सारी बातें, पवित्र महीना चल रहा है, ऐसा है वैसा है, अजान को लेकर बहसबाजी हो रही है दुनिया जहान में। कर्नाटक में इतने सारे नोटिस चले गए, उसको लेकर बहस हो रही है कि भाई धर्म नहीं मानने दिया, धर्म कोई नहीं रोक रहा आपको मानने से। अंदर करवाओ सागर रावत जी, कैसे कैसे अभी बताया ना, अमेरिका में बैठे लोग हैं, तो इसलिए अमेरिका वालों से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो करवाएंगे। तो इस अजान में आखिर होता क्या है? अजान में अल्लाह अकबर होता है सबसे पहले, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें ये सुनाया जा रहा, हमारे कान में यदि शब्द जा रहे हैं तो ये पाप है, महापाप है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान राम, महादेव, ये बताया जा रहा है कि इनकी पूजा नहीं की जा सकती। ऐसा सुनना भी पाप है। अगर हमारे कान में जा रहा है तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी चीज़ हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए। दे शुड मेक श्योर कि हमारे कानों में चीज़ ना जाए। लेकिन हम इसको सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कोई कह रहा है कि तुम्हारे राम की पूजा नहीं होगी, तुम सुन रहे हो बैठ के,
कोई कह रहा है कि तुम्हारे कृष्ण की पूजा नहीं होगी, तुम सुन रहे हो। कोई कह रहा है तुम्हारे महादेव की पूजा नहीं होगी, पूजने के लायक नहीं है, तुम मान ले रहे हो। सुन रहे हो तो इसका मतलब मान ही रहे हो। तुम्हारे कान में आखिर ऐसी बात जा क्यों रही है? कमाल है। जस्ट रिपोर्टेड ऑन ट्विटर एंड नाउ रिमूव्ड। क्या रिपोर्ट कर दिया सर? ठीक है ना, अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ें लाउड स्पीकर से आपको रोज़ सुनाई जाती है, रोज़ आपके कानों में डाली जाती है। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो रहा हो तो और सुन लीजिए। अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए, अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना के दृष्टि अगर मैंने एक ही बात गलत कही तो बता। More important than how you say is what you say. I don't care whether you are bleating it out of a loudspeaker or you whispering. What are you saying? What you are saying is, and let me repeat it, no one has the right to be worshipped but Allah. 4062. That is the crux of Adhan or Azan. Now, is that not bigoted or discriminatory? If tomorrow I start preaching from Hindu temple saying no one has the right to be worshipped except Shiva or Lakshmana, would the police not knock at my doorstep? But we accept this. Why? Because secularism, and the price of secularism has to be paid by this victim card. तो साहब बात सिर्फ इसकी नहीं है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, बात उससे भी बड़ी है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूँ कि मेरे लिए ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। इसलिए मैं इस पाप को नहीं सुनूंगा। मेरे कानों में ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो आप यहाँ सहमति दे सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, और इसको लेकर भी हमको सरकार को ये बात बतानी चाहिए, सरकार को इसमें प्रेशर डालना चाहिए कि हम ये नहीं सुनेंगे, हमें ये कतई नहीं सुनाया जाए। और अगर ये सुनाया जाएगा तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, और अपने भगवान का अपमान यदि हमारे होगा तो फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें जिस प्रकार से उसको रोकना होगा हम उसको रोकेंगे, क्योंकि ये तो हम नहीं सुनेंगे। आप मानते हो अपने वाले को, जिसको मानते हो मानते रहो, हमको ये आप नहीं कह सकते। हमारे कानों में ये आवाज़ नहीं जानी चाहिए। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, महादेव का, किसी भी भगवान का अपमान, किसी भी धर्म के भगवान का हो, वो उचित नहीं है। कम से कम हम अपने भगवान का अपमान तो नहीं सहेंगे, नहीं सुनेंगे। ठीक है, बाकी जो दूसरे धर्म है अगर उनको प्रॉब्लम नहीं तो आराम से सुनते रहें, लेकिन हमको प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और चाहे आप लाउड स्पीकर पर कहें चाहे बिना लाउड स्पीकर के, ये बात हमारे कान में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी एग्री कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल इसमें फीडबैक करेंगे, 100% करेंगे, है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके सारे काम हो तो रहे हैं, आप क्यों इतना टेंशन ले हो? जो बात हम यहाँ करते हैं वो सारी बातें हो तो जाती हैं। सरकार सुन तो रही है आपकी सारी बातें, सरकार जान रही है आपके मन में क्या है, आपकी हर चीज़ मान रही है सरकार, कर रही है सरकार आपके हिसाब से काम। मोदी सरकार तो IPS बना रही है फ्री कोचिंग देकर, भरत वेद प्रकाश जी। बिल्कुल सही बात है भरत जी, है ना, बिल्कुल सही बात है, और सही भी कर रही है। उसके कुछ कारण हैं, है ना, तो वो भी है। आइए, तो रमज़ान के पवित्र महीने की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद है जिसको बंद कर दिया गया था, जामा मस्जिद को। अभी 3 हफ्ते पीछे खोली गई है। परमिशन मांगी थी, रमज़ान का पवित्र महीना इसलिए खोल दो, और नतीजा सामने है।
फिर आज़ादी के टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर आज़ादी के नारे लगाने लगे। ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर वही आज़ादी के नारे, फिर वही सब नौटंकी शुरू। बताइए कश्मीर में कब? वो आज वो है ना जुम्मा का चुम्मा, जुम्मा सॉरी, है ना, तो आज हो रहा है साहब, सब जुम्मे के दिन ही होता है। तो साहब ये नारे लग रहे हैं कश्मीर में, वाह क्या बात है, गजब है साहब। और हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं कि खोल दो भैया, खोल दो मस्जिद, खोल दो, बंद मत करो। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी होती दिख रही है। श्रीनगर में सबसे बड़ी जामा मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के बाद आजादी आजादी के नारे लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जामा मस्जिद में भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई है। ये देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उन आरोपियों की तलाश में है जो आजादी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई मस्जिदों में आजादी के नारे लगाए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कई मस्जिदों को बंद करा दिया था। बाद में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से मस्जिद खोलने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही ये मस्जिद खुली है उसके कुछ दिनों के बाद ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 3 हफ्ते हुए हैं मस्जिद को खुले और 3 हफ्ते बाद आप देख सकते हैं आतंकवादी मूसा के नाम के नारे लग रहे हैं, मूसा मूसा मूसा। मस्जिद के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का सक्रिय होना ये बताता है घाटी की शांति टुकड़े टुकड़े गैंग को भागती हुई नजर नहीं आ रही है। देश विरोधी नारे लगाए गए हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से। श्रीनगर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास की राह पर आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग को भाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये स्थिति है साहब। जो लोग कल तक हाथ जोड़कर आए थे ये मस्जिद खोल दीजिए, हमको इबादत करनी है, हमको रमज़ान मनाना है, वो आखिरकार मस्जिद खुलते ही अपनी हैसियत पर आ गए, अपनी औकात दिखा दी। तो सिर्फ कश्मीर में ऐसा हाल नहीं है, कर्नाटक में भी लगभग कमोवेश यही हाल है। कर्नाटक बेंगलुरु शहर के विभिन्न स्कूलों को मिले धमकी भरा मेल भेजा गया है। इस मेल में कहा गया है कि स्कूल में बेहद शक्तिशाली बम लगाया गया है। इसके बाद क्या हुआ? अभी तक स्कूल को बम की धमकी वाला मेल मिला है। स्थानीय क्षेत्राधिकारी पुलिस मौके पर तलाशी कर रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। मेल प्राप्त मिल गया है और हमारे अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। कमल पंत पुलिस आयुक्त फिर कहते हैं हमें 8 स्कूलों से शिकायत मिली थी। सारे स्कूलों में अलग ईमेल आईडी से इस्तेमाल हुआ। यह घटना इन स्कूलों में होने वाली SSLC परीक्षाओं के साथ भी मेल खा रहा था। पहले भी जब परीक्षाएं हुई तब भी ऐसे फर्जी कॉल आई। सुब्रमण्येश्वर राव अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कहते पूर्व में भी ऐसा हो चुका है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो उन्होंने जांच करी, इनके जांच के बाद स्कूलों में कुछ भी नहीं मिला। हमें स्कूलों की जांच करने के बाद कुछ नहीं मिला। हमारी 2 टीमें ईमेल के स्रोत पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। स्रोत का पता चलने के बाद हम व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फर्जी मेल था, लेकिन खैर हड़कंप मचा दिया इसने और ये सब कुछ हो रहा है। पवित्र ठीक है ना।
लाइव इंडिया कहते हैं राम राम सर जी, राम राम भैया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बॉस, आपके सामने चल रहा है। आइए अब और देख लेते हैं, एक और वीडियो देख लेते हैं। वीडियोस तो बहुत हैं सर, बहुत आते हैं। चलिए देखें, सफाई हो रही है साहब, किससे हो रही है अभी देखिएगा। भारत के झंडे से सफाई हो रही है। कौन कर रहा है? रफीक साइकिल वर्क्स। कमाल है, बड़ा ही कमाल है। भारत के झंडे से कौन सफाई करता है यार? कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, देश में तो रह रहे हो ना, देश के प्रति तो कम से कम अपना वो रखो कि वो उसमें भी दिक्कत है। बेसिकली मुस्लिम आर स्ट्रिक्टली एंटी हिंदू राष्ट्र, हिमांशु मिश्रा जी कहते हैं। बिल्कुल एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना। खैर, तो ये स्थिति है साहब। लगभग ऐसी स्थिति सभी जगह है, चाहे ये हों चाहे पढ़े लिखे हों। ये तो चलो साइकिल वाले हैं, पंचर छाप के दोगे आप। जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या है? आईआईटी ग्रेजुएट था वो, क्या नाम था उसका, अहमद मुर्तज़ा, जिसने वहाँ हमला किया पुलिसकर्मियों पे। 2016 में वो आईएसआईएस ज्वाइन करने जा रहा था। अब जो जानकारी आ रही निकल के वही आ रही, 2016 में आईएसआईएस ज्वाइन करने जा रहा था। इसके लिए मिडिल ईस्ट चला भी गया था, वहाँ से सीरिया जाने के फिराक में था, सीरिया जा नहीं पाया था। पिताजी जो इनके वकालत करते हैं, अंकल इनके न्यूरो सर्जन हैं, और इनके ग्रैंडफादर जो हैं वो जज थे। ठीक है, तो कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आते, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। इसके बावजूद ये हाल है, सोच भी नहीं सकते आप। हमारे घर में ऐसा हो तो सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह का निकल जाएगा। खैर, हिमाचल प्राची मर्डर केस में प्रदर्शन, आरोपी आसिफ को जनता के हवाले करने की मांग, अम्ब थाने के बाहर तनाव। तो ऊना हिमाचल प्रदेश की घटना है। क्या हुआ साहब? अखबार लगाने आता था, बताते हैं आसिफ। एक तरफा प्यार बताया जा रहा है, एक तरफा प्यार तो खैर होता ही नहीं है। पीछे पड़ा हुआ था लड़की के, और प्राची के पीछे पड़ा हुआ था। एक तरफा प्यार में हुई 15 साल की प्राची की हत्या, आरोपी आसिफ मोहम्मद गिरफ्तार हो गया। आसिफ मोहम्मद गला रेत कर हत्या कर दी भाई बच्ची की, 15 साल की बच्ची थी। गला रेत कर उसकी हत्या कर दी इस बंदे ने। क्यों? उसकी बात नहीं मानी, भागी नहीं इसके साथ, इसलिए। भाग जाती तो भी मरती, तो सूटकेस में मिलती। यहाँ फिर भी चांस था। खैर, घर में घुस के हत्या कर दी, घर में घुसकर हत्या करी। मनीष शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति है साहब इनकी। खाली हिमाचल में ही नहीं है, और भी जगह आ जाइए। जनजाति परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार और हत्या, फरीजुल रहमान, नसीबुल और मोजामिल शेख दोषी करार हो गए। 11 जून 2021 की घटना है ये, अगर आपको याद हो, है ना। 7 मुस्लिम आरोपियों का एक गिरोह था जो अपहरण करता था, और इसके बाद गैंगरेप को अंजाम देता था। जनजाति लड़कियां के साथ इन्होंने किया, और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, और मुकदमा कायम होने के बाद अब फाइनली फैसला आ गया है, और जो है इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि इनको दोषी करार दे दिया गया है। ठीक है, इतना कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारे यहाँ स्थिति क्या है ज़रा उसको देख लीजिए। ये हमारी स्थिति है। ये वीडियो आज बहुत वायरल रहा, पहले इस वीडियो को देखिए। पता है ये क्या चीज कर रहे हैं? मजारों के पूज रहे हो, कलावा बंधा हुआ है। ऐसे होते हैं अपने हिंदू? क्या नहीं भावना कि आप मजारों को क्यों पूज रहे हो? कि अपने भगवान नहीं है, हिंदुत्व नहीं है आपके अंदर? कलावा बांध के आप ये मजारों पे, हरी चादरों पे आप इस तरीके से चढ़ावा चढ़ा रहे हो। नहीं करूंगी, आप हिंदुओं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं करूंगी, 10 बार करूंगी, रोकूंगी, आपको टोकूंगी भी भैया। क्या सुनो? शर्म आनी चाहिए आपको भैया। नहीं, मैं बिल्कुल फालतू बातें नहीं कर रही हूँ। आपकी बेटी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते बोल रही हूँ। समझा भी सकती हूँ, डांट के भी बोल सकती हूँ। आप मेरे अपने हो, क्योंकि आप हिंदू हो भैया। गलत बात है मेरे भाई।
देखो आप चलो मैं हाथ भी जोड़ सकती हूँ, नहीं मैं आप है ना, लड़ भी सकती हूँ आपसे, आपकी बेटी हूँ मैं। मेरी बात तो सुनिए पहले आप। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं यहाँ कार से जा रही थी, ये देखिए मेरी कार कहाँ खड़ी है, वो सामने खड़ी है, वहाँ से आई हूँ रिटर्न। ये पता नहीं कौन से बाबा हैं, ये फुटपाथ पे क्या करते थे, यहाँ चटाई लगा के क्या करते हैं, हमें अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि इनकी मज़ार यहाँ बन गई फुटपाथ पर। ये बेहूदगी कब तक चलेगी भाई? यहाँ चटाई लगा के उल्टा लेटता था भाई कोई, क्यों ऐसा बोलने पर हमको मजबूर किया जाता है? रिटर्न लौट के ये खाने चढ़ा रहे हो, अब भी बन जाएगी ये मस्जिद? आप जैसे लोग बनवा रहे हैं मस्जिदें भारत में, गलत बात है भैया, गलत बात है बिल्कुल, हिंदुत्व के नाम पे। तो साहब भोपाल की घटना है, आवाज़ से तो यही समझ में आ रहा है, भाषा से यही समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी ये बहन है इनको सैल्यूट पहुँचे हमारा, और हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से सैल्यूट पहुँचे। बहुत बेहतरीन काम किया, और ये तरीका है काम करने का। बिल्कुल आपको ये बोलना पड़ेगा जगह जगह रुक कर कि आप भी हिंदू हैं, आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे बोलने का पूरा अधिकार है। आदमी बोले ना जो मैं कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आप कर रहे हो उसे काम नहीं बनेगा, पूरे समाज का फ़र्क पड़ता है। संदीप कुमार जी धन्यवाद। सलमान खान, हाँ सही बात है। तो ये बहुत शानदार काम किया जिन भी बहन ने किया है, कमाल कर दिया इन्होंने, और ऐसा आगे भी हमको वीडियो देखने को मिले, क्या चीज़ कर रहे हैं? ऐसे आगे भी हमको वीडियो देखने को मिले। हम यही उम्मीद करेंगे इस प्रकार की वीडियो और हमको देखने को मिले। खैर अभी हमने देखा था वो क्या वो चल रहा था, वो मर्डर कर दिया, लव जिहाद। हाँ, एक और लव जिहाद में पकड़ लिया भैया, एडिशनल एसपी साहब ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? नहीं नहीं भूल लीजिए आप, बिल्कुल उसी प्रकार नहीं नहीं भूल लीजिए आप, बिल्कुल उसी प्रकार पुलिस के थप्पड़ बड़े जोरदार होते हैं। गाड़ी गिर गई भाई साहब, गाड़ी गिर गई। नहीं नहीं भूल लीजिए आप, बिल्कुल उसी प्रकार तो साहब कानपुर मेहताब आलम लड़कियों को परेशान करते थे। एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी साहब के पास में शिकायत पहुंची। एसीपी साहब ने ट्रैप लगा लिया, फंस गए, पकड़ में आ गए तो दे चाटे थोबड़ा सो जा दिया बिल्कुल तरीके से। लेकिन चाटे जो पड़े हैं एसीपी साहब ने, मतलब ताली तो बनती है आपके लिए, वाकई में आनंद आ गया। दिवाली के पटाखे जो आपने बजाए हैं, और हर अपराधी के लिए ऐसा आवश्यक है, इर्रेस्पेक्टिव वो कौन है क्या है, जो भी गलत काम कर रहा है बिल्कुल पुलिस सही करती है, एकदम सही मारती है, बहुत आवश्यक है। ऐसे चाटे इनको पढ़ने चाहिए, बहुत आवश्यक है। आइए ज़रा और देखें, उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ चल रहा है साहब, ज़रा देखें क्या चल रहा है। समाजवादी अनिल, ओहो समाजवादी चल रहे हैं। अबे घर से उठा लाएंगे साले, चाहे तू कोई से भी शहर के कोने में पड़ा है और हम नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ डार्लिंग, हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। घर से उठा लाएंगे, इस तरह की वीडियो बनाकर लड़की को परेशान किया जा रहा था। क्या इन लड़कों पर पुलिस की नज़र नहीं पड़ रही? आए दिन लड़कियों को बोलते हैं अभद्र भाषा, कोई बोलता है तो मारते पीटते हैं और धमकी भी देते हैं। क्या यूपी पुलिस की नज़र इन मनबड़ लोगों पर नहीं पड़ रही? अनिल यादव उकनी, मोनू यादव उकनी, सुजीत यादव। तो कीर्ति उपाध्याय जी ने इनकी कंप्लेंट करी थी कि भाई इस पर कुछ क्यों नहीं हो रहा। पुलिस ने संज्ञान भी लिया था इनका। ज़रा एक और वीडियो देखिए, पहले इनका वीडियो देखिए साहब, एक से बढ़कर एक वीडियो आते हैं। ये छिछोरापन जो देख रहे हैं ना, अब ये छिछोरापन इनका चल रहा था, तलवार हाथ में लेके, आज शाबाश, समाजवादी, गजब समाजवाद चल रहा है साहब। फिर क्या हुआ? पुलिस ने बोला कि नहीं,
हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ भैया, अरे क्या हुआ, शक्लें कैसे बदल गई? हाँ, तुम रील बनाओ, हम रियल बनाएंगे, कहती है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये रील बना रहे थे, उत्तर यूपी पुलिस ने रियल बना दिया। लो भैया, आ गए लपेटे में। चंदौली पुलिस द्वारा वीडियो में दिख रहे 2 युवकों धर्म यादव उर्फ मोलू एवं अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया तथा तलवार भी बरामद कर ली गई है। अन्य की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ओले बेबी ओले, ले 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 ले, हाथ वाथ पकड़े जा रहे, कान वान पकड़े जा रहे, क्या हो गया देखें जरा। हाँ, अभी तो बड़ी जोर जोर से चल रहा है। हाँ, अब क्या हुआ, आ गए? क्या हो गया, वो तलवार वलवार नहीं निकल रही? यादव जी क्या हो गया? घर से उठा लाते हैं, लड़कियों को धमकियां दे रहे थे, क्या हुआ? घर से नहीं उठा पा रहे? योगी सरकार है बाबू, किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है, तुमको अच्छे पुलिस वाले मिले, नहीं तो एनकाउंटर होता सीधे। हाँ, चक्कर में मत पड़ना। और जितने भी अन्य लोग हैं उन सबसे मेरा एक निवेदन है, आप हथियार के साथ में यदि रील बनाएंगे तो सीधे मुकदमे को आप इनवाइट कर रहे हो अपने खिलाफ, और आपको उसमें अंदर जाना पड़ सकता है। किसी को धमकी धमकुई मत कीजिए, दादागिरी मत कीजिए किसी के साथ, ठीक है? शांति से रहिए और दुनिया को भी रहने दीजिए। परमेश्वर जी कहते हैं, राम राम गुरु जी, कल इस बहन के लिए ट्वीट पर धन्यवाद का ट्रेंड कराएं। अवश्य, पूरा प्रयास करेंगे। सर क्या करें, आपकी न्यूज़ के हिसाब से लड़ेंगे तो बस न्यूज़ बन जाएंगे, क्योंकि कोई आएगा नहीं हेल्प को। मन तो करता है लड़ने का, पर पीछे कोई होता नहीं संभालने को, उनको सरकार खुद संभाल लेती है। क्या करें सर, समझ नहीं आता। जो कर सकते हो कीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है ना? जो कर सकते हैं, जो हम प्रयास कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है ना? इसका फ़ायदा क्या, वो हिंदू लड़की उसको नहीं छोड़ेगी जिसके बॉयफ्रेंड को पुलिस वालों ने चाटा मारा। सही बात है, पापा की परी। चलो भाई, आइए। तो ऐसे लोग जेल भी जाते हैं, तो जेल जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी इंतज़ाम कर दिया गया और बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया अब तो। अब यूपी की जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, कैदियों की मानसिक शांति का प्रयास। ठीक है भाई, तो आपकी मानसिक शांति के लिए महामृत्युंजय और गायत्री जाप होता रहेगा, लगातार बजता रहेगा, तो टेंशन नहीं रहेगी। रोज़ सुबह उठोगे, सुनोगे, कुछ भला हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सरकार आपका पूरा ख्याल रखे। गुंडे बदमाशों के लिए विशेष स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, समर बोनेंजा। अगर अभी आओगे तो महामृत्युंजय जाप और तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ ठीक है, क्यों गुंडागर्दी, क्यों ऐसी ये सब क्यों करना, मुझे समझ में नहीं आता। क्या रहता है ऐसे लोगों के मन में? कमाल है। चलिए साहब, पकड़े गए, लेकिन सब ऐसे नहीं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं। अभी वीडियो कहाँ का मालूम नहीं, पर मेरे को तो देख के ही हैरानी हो गई, भैया ऐसा भी होता है क्या? शक्ल से समझ में आ रहा है, जबरदस्ती फिकवाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, जबरदस्ती पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। चलो भाई कोई बात नहीं। हाँ, शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा था, बड़ी मजबूरी में बेचारे मुसीबत में कर रहे हैं प्रोपेगेंडा वीडियो। यस बिल्कुल।
तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कई जगह सच में भी हो सकता है, ऐसा मत किया करो। मुझे अभी तक याद है, और भी कुछ लोग हैं इस देश में, तो मुझे अभी तक याद है मैं किसी के यहाँ गया था तो उन्होंने बोला था कि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा होता है, सरदार तो होते ही पैसे वाले हैं। हाँ सही बात है, होते हैं। बाहर से भी बहुत पैसा आया था खाली किसान आंदोलन में। पैसा आखिर आता कैसे है? पैसा तो बहुत मुश्किल है कमाना, आप लोग जानते हैं कितना मुश्किल है कमाना। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि फला फला ऐसा है वैसा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा किसी का भी हो बहुत मेहनत का होता है। दूसरे के पैसे को भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे का तो उसको उड़ा दो। तो आखिर ये पैसा कमा कैसे रहे जो बाहर से आ रहा है, आइए देखें। Yeah, be careful, y'all. Look. See that shit? You see where we at? We on Golden State, yo. देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ बटन लगे हुए हैं, ये बटन प्रेस नहीं होंगे, सर्किट लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। आपके कार्ड को क्लोन करने की जुगाड़ है। आपके कार्ड को क्लोन भी कर लेंगे और उसका जो आप नंबर डालते हो ना, पासवर्ड 4 डिजिट वाला, वो भी। We on Golden State, yo. Golden State and Shaw. They out here with the shits, look. ओ हो, ऐसे कमाई हो रही है। ऐसे बड़ी गजब कमाई हो रही भाई। हाँ, ये काउंटर पे कुछ लिखा हुआ भी है, नो रिफंड्स। क्लियर है? तो ऐसे कमाई होती है, हमको तो पता ही नहीं था ऐसे कमाई होती है। पकड़े गए तो शक्ल देखने लायक थी, जरा देख तो लो, अरे नज़र तो मिला लो भाई। अरे रे 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 रे, ऐसी भी क्या बात है, ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये चल रहा साहब। तो यदि आप भारत के बाहर हैं, ये कोई 7-Eleven स्टोर है, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। मेरा सभी बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इंडियन स्टोर्स में जाइए पहली बात, और इंडियन स्टोर्स में देख लीजिए कौन से स्टोर्स हैं। पटेल स्टोर होगा, हाँ, या कोई शर्मा उपाध्याय वर्मा उनका स्टोर होगा, उनसे सामान लीजिए। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कभी कार्ड कोई क्लोन नहीं करेगा, है ना। पटेल कम्युनिटी के बहुत स्टोर है, जिसको पूछो उसका स्टोर ही है ना। गैस स्टेशन स्टोर, तो पटेल कम्युनिटी है, तमाम सारे और लोग हैं, आप इनसे लीजिए, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट। अदरवाइज़ फिर तो ये कार्ड क्लोनिंग की प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर आप परेशान रहेंगे। चलिए, ये शायद हांगकांग का वीडियो होगा। नहीं सर, ये हांगकांग का वीडियो तो नहीं लग रहा, ये जो बताया जा रहा है वायरल हॉग करके जो यूज़र हैं उन्होंने इसको डाला, काफ़ी बहुत बड़े यूज़र हैं। और कैलिफोर्निया, फ्रेंसो कैलिफोर्निया का ये वीडियो है। USA 7-Eleven करके एक चेन है, वहाँ का है ये, ठीक है। यस सर, आई ऑलवेज शॉप एट पटेल ब्रदर्स इन लंदन। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया है। चलिए, विष्णु भट्ट कहते हैं सर आज का वीडियो नीरस है। जा सकते हो सर आप, वो आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन सर आज तक आया नहीं सर आपका पैसा। उस दिन आप बोले थे नंबर बताओ, UPI बताओ, पैसे नहीं आए सर आपके, पुराने वाले भेज देना, है ना। अभी का मत देखो सर, अभी अच्छा नहीं है। चलिए, कमलेश मेहता जी धन्यवाद, कहते हैं यू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक मिनट कमेंट ले लूँ जरा उनका, भाई जिन्होंने पैसे दिए उनका तो ले लूँ यार, फ्री वाले का फालतू में ले लिया। सर यू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड गुड आइडिया टू ऑल ऑफ अस, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद कमलेश जी। दिनेश शर्मा जी कहते हैं गुरु जी वो श्री राम बोल सकते हैं, हम अजान नहीं सुन सकते, सीधी बात। बिल्कुल सही बात है,
श्रवण सरकार कहते सर प्लीज़ न्यूज़ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, सर कोशिश करेंगे उसके भी, है ना। कुमार एच जी धन्यवाद आपका। ठीक है साहब, नहीं याद आ गया मुझे, भट्ट साहब याद आ गया एकदम से। मैंने कहा पैसे ड्यू हैं यार पिछली बार के, पिछली बार बोले थे ला बताओ नंबर दो अभी देता हूँ, तो मुझे याद आ गया। 7-Eleven आर रन बाय पाकिस्तानी ओनर्स। अबे भैया हो तो फिर बिल्कुल नहीं जाना है, सुन लो सब लोग, ये पाकिस्तानियों के उसमें तो जाना ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, 1 रुपये का धंधा नहीं करना इनको। विष्णु भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितने अच्छे लगते हो आप, बताओ मेरे को, कितने प्यारे लग रहे हो आप मेरे को, बड़े अच्छे आदमी हो यार आप, बड़े सज्जन व्यक्ति हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी सर, ईमानदारी से बताऊं, मैंने तो कटाक्ष किया था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका। चलिए, तो ये जो थे वहाँ पर जो सनातनी जी धन्यवाद, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से आंदोलनों को फंडिंग की जाती है, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे कमाया जाता है और ऐसे आती है फंडिंग बाहर से, लेकिन अब ज़्यादा चल नहीं पाएगा बाबा। रिच फार्मर्स में सून फेस स्ट्रिक्टर टैक्स स्क्रूटनी। तो अब जो अमीर बड़े किसान हैं जिनकी इनकम 10 लाख से अधिक है, ठीक है ना, उनकी स्क्रूटनी होगी। अब आप ये नहीं सोचना कि मैं किसान हूं तो निकल लूंगा, हाँ, इनकम टैक्स के लपेटे में आओगे बॉस। क्लियर है, इनकम टैक्स के लपेटे में आओगे, इनकम टैक्स के लपेटे से बच नहीं पाएंगे। तो ये जितने भी आंदोलन कर रहे थे सब कर रहे थे, बेटा बहुत आए थे ना गाड़ियों से, सबके नंबर नोट हुए हैं। ठीक है ना, अब आ जाओ मज़े ले लो, ठीक है, सरकार कह रही है मज़े ले लो जी। कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद, प्रणाम, इट्स अ वीक फीस स्वीकार करें। शशि मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग आए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से, भाई बधाई हो, आप सबके नाम लिख गए, आप सबके नंबर नोट हो गए, और अब इनकम टैक्स की स्क्रूटनी के लिए तैयार रहिएगा। हमने पहले ही कहा था इतना आसान नहीं रहेगा ये। यूएन पुष्पन कुलश्रेष्ठ आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, अतुल एस जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ईमानदार सरदार, बिल्कुल। अच्छा, उसकी शक्ल पे भी उसको समझ में आ गया था, पकड़ा गया, तो जो एक चोरी का जो भाव होता है वो समझ में आ गया। कह आइए जरा फटाफट जल्दी से राजस्थान की खबर ले लें कि क्या स्थिति है राजस्थान की। करौली 2015 के बाद कभी इस तरह का जुलूस नहीं निकला था। अच्छा जी, 2015 के बाद जुलूस नहीं निकला, तो पहले तो निकला डीजी साहब। 1 अप्रैल को आयोजकों ने प्रशासन को संपर्क किया और जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन ने पूरी देखभाल कर उनको अनुमति दी, लेकिन इसमें डीजे चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। अच्छा ठीक है, डीजे चलाने की अनुमति नहीं दी थी तो पत्थर चलाए जा सकते हैं, लोगों के सिर फाड़े जा सकते हैं, दुकानें जलाई जा सकती हैं, घर जलाए जा सकते हैं। वाह, कमाल है साहब। मतलब डीजे चल गया तो लोगों के सिर फाड़ दिए जाएंगे। शुरू से ही जुलूस की बॉडी लैंग्वेज अलग तरह की थी और जुलूस में चल रहे गाने आपत्तिजनक थे, जिनकी वजह से वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने पथराव किया। अच्छा, इसके बाद घटी घटना बहुत दुखद रही। इसमें 10 मुकदमे दर्ज किए गए और कुल 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के डीजीपी, बहुत बढ़िया साहब। तो कहते हैं जुलूस में आपत्तिजनक गाने चल रहे थे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आपत्तिजनक है। जय श्री राम आपत्तिजनक है, और इस वजह से स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए लोगों ने पथराव किया। बड़े गजब यार, बड़ा गजब का बचाने का तरीका है। डीजीपी साहब तो बिल्कुल एकदम प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, कमाल है। सेंथिल जी जय श्री राम। गुरु जी, डोंट यू थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव बिफोर 2024? नेवर नो सर, यू नेवर नो। हाँ यश जी, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, इससे पहले ही कर चुके हैं, है ना। ठीक है ना, स्पैम मत किया करो यार, बैन हो जाओगे, समझो बात को, है ना। ठीक है, तो ये चल रहा साहब, बहुत बढ़िया। पर असलियत क्या है? असलियत ये रही आपके सामने, और वो भी किससे? एंटी हिंदू भास्कर से। पथराव के लिए एक घर में जमा थे 150 उपद्रवी। पथराव के लिए पहले से जमा थे। कई पुलिस की शांति बैठक में भी शामिल थे। वहाँ पथराव के लिए वो लोग भी शामिल थे जो पुलिस की शांति बैठक में गए थे, जो एसपी से कह रहे थे हाँ बिल्कुल शांति से होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप परमिशन दे दो। हाँ, भास्कर ने पड़ताल में पाया योजनाबद्ध तरीके से हुआ था पथराव। पुलिस ने हर कदम पर बरती लापरवाही।
800 के जुलूस के साथ एक पुलिसकर्मी भी नहीं। सुरक्षा में जो 40 तैनात थे उसमें से आधे 100 मीटर आगे, इतने ही 100 मीटर पीछे। बताइए ये स्थिति। जुलूस के साथ कोई भी नहीं। और अब कहा जा रहा है कि गाने जो हिंदुओं ने बजाए उस वजह से ऐसा हुआ। हिंदुओं को अरेस्ट करो, कर ही रहे हैं, बढ़िया है, तेरी खैर नहीं बैर नहीं, लगे रहो। सर इन टुडेज JNK HR 30% after taking back POK, JNK will have only 20% H. How can we protect United JNK? Please sir share your views. इसके लिए सर आप फ़ोन कीजिएगा, तब अपन बात करेंगे ना, ठीक है ना। ये बात मैं इससे पहले भी कई लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। भारत माता के सच्चे सपूत हैं आप, आपका काम अतुलनीय अद्वितीय, आपको छोटी सी सहायता राशि स्वीकार करें, धन्यवाद। दौलत 100 जी, सहायता राशि मत भेजा करो, सहायता मत करो, अपनी सहायता खुद करो, है ना। ये मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप अपनी सहायता खुद कीजिए, ठीक है। यहाँ करना तो कंट्रीब्यूट कीजिए, फीस भरिए अपनी, है ना। प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। तो शब्दों का ही तो खेल है सर। हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपना मेहनताना लेते हैं, सहायता नहीं लेते। प्रशांत जैनी जी कहते हैं 2 लोगों के कमेंट आए, जरा उसको भी ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे आजा भाई जल्दी ड्रॉप डाउन में। राजू जी कहते हैं एडिक्टेड टू योर चैनल, धन्यवाद भैया। प्रशांत जानी जी कहते हैं अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, माय सेकंड टाइम कंट्रीब्यूशन, जय राम जी की। प्रशांत जानी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। चलिए, तो DGP साहब हैं, DGP साहब कुछ भी कह सकते हैं, बड़े लोग हैं। अब DGP साहब ने कह दिया कि हिंदुओं की वजह से पथराव हुआ, हिंदू नफरत फैला रहे थे। DGP साहब ने कहा है स्क्रिप्ट कहीं और से आई है, स्क्रिप्ट देख लें जिस दुकान से आई है। भारत को बांटा गया है, भारत पहले एक देश हुआ करता था। अच्छा, बांटा तो आपके लोगों ने था भाई, आपके रिश्तेदारों ने था। अब इसमें अलग अलग देश बना दिए गए हैं और सबको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ फिर देख लेना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मतलब तैयारी कर ली भाई साहब, तैयारी कर ली। जब जब स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद वही होता है जैसा स्टेटमेंट देते हैं। तो मतलब इन्होंने तैयारी कर ली भारत को बांटने की। हम भी तो यही करें, आप लोगों की तैयारी बड़ी गजब है। खैर देख ले ज़रा, राहुल गांधी जी ने कहा तो कांग्रेस भी शुरू हो गई, बयान आने शुरू हो गए, सुन लें। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से, राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से। सुमित कुमार जी धन्यवाद। तो साहब ये है हिंदू और हिंदुत्ववादियों से, ठीक है। DGP साहब फिर तो सही कह रहे हैं, फिर कहाँ गलत कह रहे हैं? सही कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ गलत है उसमें? कमाल के लोग हैं साहब। तो हिंदू और हिंदुत्ववादियों से झगड़ा है। चलो देख लेते, कांग्रेस ने कहा, मैंने नहीं कहा। देख लें जरा फिर क्या स्थिति है। बैर नहीं खैर नहीं, आओ देखें जरा। लड़ाई पाई थी जब तक वो लोग सारे एकत्रित हो गए और उन्होंने हमारे साथ लूटपाट की दुकान के साथ, और हमारी दुकानों को आग लगा दी, हमको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सारा माल लूट कर ले? जी सर, सारा माल लूट कर ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम अपनी आंखों के सामने देखते रह गए कि हमारा माल लूट रहा है, रोते रहे, गड़गड़ाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासन को आपने ये सब बताया कि आपका माल जो लूटा है वो कहाँ? जी सर, हमने 3 दिन से प्रशासन की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर प्रशासन चाहे तो हमारा पूरा माल बरामद हो जाए, आसपास के 10-20-25 घरों में ही सारा माल हमारा आसपास के घरों में है, जो सारे लोग मुसलमान हैं हमारे घर के दुकान के आसपास। अरे तो फिर तो अपना भाईचारा था, उसका क्या हुआ? आस पड़ोसियों ने ही दुकान लूट ली, आस पड़ोसी घर लूट के ले गए। अरे ये कैसे हो गया यार? तो अपन उनको ईद वीद की मुबारकबाद नहीं दे रहे थे क्या? हाँ, देना चाहिए, भाईचारा रखो भाई। और सारा का सारा माल जो है वो आपको यकीन है कि उन्हीं के पास? जी सर, उनके पास ही है, और कोई लेके नहीं गया है सर। वही बाद दुकान में आग लगा? जी सर, उसके बाद हमारी पहले दुकान को लूटा गया, उसके बाद दुकान में आग लगाई। जी सर, पहले दुकान को लूटा गया है, उसके बाद आग लगाई है, पूरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है,
सब कुछ बर्बाद हो गया सर। हम तो रोड पर आ गए। अब हमारे लिए तो खाने के लिए भी दाने नहीं है कि हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपनी जो रोजी रोटी थी वो भी खो दी? जी सर, बिल्कुल रोजी रोटी खो दी है। अब मन है आपका? नहीं सर, अब हमारा वहाँ कोई मन नहीं है दुकान करने का, क्योंकि वहाँ हम दुकान करेंगे तो हमारे लिए अब तो माल गया है, लेकिन अब हमारे लिए जान की भी परवाह है। हमारे जान ले लेंगे वो लोग। बहुत बदमाश लोग हैं वहाँ के साहब, बहुत मसूमार लोग। आप कहाँ जाएंगे फिर? अपनी पुश्तैनी दुकान मकान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? जी सर, कुछ नहीं पता है अब कहाँ जाएंगे। अब देखो ऊपर वाला कहाँ ले जाएगा, वहाँ जाएंगे। मतलब आप खुद यहाँ अपने करौली के बाजार से अपना ठिया ठिकाना छोड़ करके? सर जी सर, यहाँ नहीं रहेंगे हम। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे सर। यहाँ हमको 2 रोटी मिलेंगी, वहाँ जाएंगे सर। लेकिन आप करौली छोड़? जी सर जी। तो प्लानिंग वाली हिंसा के बाद पलायन की ये वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जो इनके जहन में घुसा दी गई है। 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग अपनी दुकान और मकानों में वर्षों से रह रहे थे, अब उनके जहन में डर घुसा दिया गया है। प्लानिंग के तहत ही ये डर कितना कामयाब हो रहा है ये आप सोच समझ सकते हैं, क्योंकि अब ये पलायन करने की बात कर रहे हैं और जिसके सामने उनके घर और दुकानों में आग लगा दी गई हो, वो अपने परिवार को लेकर के वहां नहीं रुक सकता। इसीलिए अब तैयारी जो है पलायन की हो चुकी है। करौली की हिंसा करो भैया, पलायन करो। तो अब करौली वाले भी पलायन कर रहे भी है। कैराना के बाद करौली माता का मंदिर था, 100% हिंदू हुआ करते थे, अब वो भी पलायन करेंगे। आज़ादी कश्मीर, हाँ अदिति सरकार जी, हो गई ये न्यूज़ है ना। अब क्या करें? करो, पलायन करो। उठाओ भैया झोला, उठाओ, चलो। गुरविंदर जी कहते हैं शुक्र मनाना चाहिए इन्हें कि अभी सिर्फ सामान लूटा है। पड़ोसियों ने बहुत जल्दी इंडिया में वो दिन आएगा जब पड़ोसी ही हिंदू बहनों की इज्जत लूटेंगे, लगभग 5 साल बाद। लिख लो शुक्ला। अच्छा साहब, ठीक है गुरविंदर जी, ठीक। आपने जो मन में अपने ख्याल पाल रखा है, देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये स्थिति है साहब, पलायन की स्थिति है। राजस्थान, करौली, क्या बोले। अबे क्या चांद पे जाएगा। अंकित शर्मा जी, देखिए बात तो यही ना, नीचे तो समुद्र है, कहाँ तक भागोगे? भागो, कहाँ तक भागोगे? ठीक है ना। कैन वी फाइनेंशियली सपोर्ट? फाइनेंशियल सर काय के लिए सपोर्ट फाइनेंशियल करेंगे सर? खुद से लड़ना है आदमी को जो वहाँ पर मौजूद है, वो करना हमको। चलिए, फिर क्या हुआ? करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार का आदेश, धार्मिक आयोजनों पर लगी पाबंदी। लो भैया, धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी। कौन से धार्मिक आयोजन है? अष्टमी और नवमी आयोजन, पाबंदी लग गई। धार्मिक आयोजन पर अगर पाबंदी लगी है तो क्या रमज़ान पर भी लग गई? तो क्या ईद पर भी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लीजिएगा। आपके धार्मिक आयोजन पे आप पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, क्लियर। और जिन लोगों को लगता है नॉर्मल है, उनको तो और भी बहुत कुछ नॉर्मल लग रहा है। आइए दिखाएं इनका जहां देश होता है वहां क्या होता है। कुवैत टू जेल दोज हु ईट इन पब्लिक ड्यूरिंग रमदान। आज की नहीं, 2019 की न्यूज़ है। अगर आपने पब्लिक में खाया तो आपको जेल में डाल देंगे, डाल भी दिया। 19 पीपल अरेस्टेड फॉर ईटिंग इन पब्लिक ड्यूरिंग रमदान, 2014 की न्यूज़ है। और किस किस को पकड़ लिया? अरे साहब, विदेशी तक को पकड़ लिया। द मैन एंड वुमेन इंक्लूड अमेरिकन एंड डच गर्ल कॉट ईटिंग ऑन द साइड ऑफ अ रोड ड्यूरिंग द डे। मतलब ऐसी दादागिरी है, ये गजब की दादागिरी है कि जहाँ इनका देश है वहाँ बाहर से आया हुआ आदमी भी नहीं खा सकता, वो भी नहीं खा सकता दिन के समय में। वो ना खाना खा सकता है, ना पानी पी सकता है। अगर नमाज की कॉल हो रही है उस समय यदि पानी पी लिया तो भी आप गए काम से। तो भाई उन्होंने अपने देश में अपने कानून लगा रखे हैं, हमको अपने देश में अपने लगाने चाहिए। सिंपल सी बात है। यही तो चाहते थे वो लोग जो अपने को सेक्युलर बोलते। एक बार इनके एरिया में रह के देखो, सारा सेक्युलर निकल जाएगा। अनिश जी बिल्कुल एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, राजस्थान में आखिर ये सब इतना कुछ हो क्यों रहा है? रीज़न क्या है उसका एक रीज़न आया, बड़ी खबर है जो अभी तक कहीं भी नहीं देखी, कहीं नहीं पढ़ने में आई, कहीं नहीं सुनने में आई। लेकिन जानकारी दे रहे हैं, वकील साहब जानकारी दे रहे हैं। जिस मुद्दे पर मुझे बात करते हुए सुनेंगे
वह राजस्थान का इतिहास है। पहली दोबारा सुनिए, आजादी के बाद या राजस्थान के निर्माण के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम के खिलाफ कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देवे। 31 मार्च 2022 को यह इतिहास रचा गया और कोर्ट ने स्पष्ट डिटेल्ड आदेश करते हुए लगभग 3 पेज का और यह कहा कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे। तो जो इतिहास रचने की बात थी वह राजस्थान में इसलिए रचा गया क्योंकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उनके ओएसडी देवाराम सैनी और उनके सिक्योरिटी आईपीएस अफसर, विजिलेंस आईपीएस अफसर संजय क्षोत्रिय और उनके सबसे करीबी गुलाम टाइप के डीजीपी श्री भूपेंद्र यादव, जिनकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की थी, उन सबके खिलाफ और एडिशनल एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान करें। अशोक गहलोत जी के ऊपर 31 मार्च को कोर्ट का एक आदेश हुआ, जैसा बता रहे हैं वकील साहब, और उसमें कहा गया कि अशोक गहलोत सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बहुत बड़ी बात है, बड़े अफसोस की बात है। ये न्यूज़ हमको ढूंढे से भी कहीं नहीं मिली। हमने बहुत प्रयास किया, आखिरकार फिर हमने इनको फ़ोन लगाया। हमने कहा सर, मैंने कहा पेपर्स वगैरह, बोले हाँ सारे पेपर्स हैं, सब कुछ है, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये स्थिति है। मीडिया की किसी ने बात करी थी, तो सर ये है मीडिया हमारे यहाँ का। जिन सज्जन ने भी पूछा था मीडिया के बारे में, तो ये मीडिया है जो छापता ही नहीं है न्यूज़ को। एक भी अखबार, एक भी जगह न्यूज़ नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। कमाल है, गजब का मीडिया मैनेजमेंट है भाई, गजब का। पैसा बोलता है। टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारियों पर भड़की महिला, खुद को विधायक की बहू बता किया हंगामा। दौसा की न्यूज़ है साहब। विधायक की बहू बताकर इन्होंने खूब हंगामा किया, टोल टैक्स नहीं देंगे। अरे भैया नेताओं, मेरा सबसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, टोल टैक्स नहीं दोगे तो सड़कें कैसे बनेंगी? शांति से टोल टैक्स दो, क्यों इतना तमाशेबाजी करते हो? और वो लगा लो यार, वो कार्ड है, उसमें से अपने आप पैसा कट जाता, तो आपको लगता नहीं कि आपको देना पड़ा, है ना। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप लोग लेते हो, 15-15, 16-16 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की। फिर टोल टैक्स में क्या दिक्कत है? 200-400 रुपये के टोल टैक्स में इतने नाटक नौटंकी, मज़ा नहीं आता। राजस्थान है साहब, कुछ भी संभव है। टोल टैक्स से लेकर 1000 करोड़ का आदमी हूँ, एसीबी क्या कर लेगी? ले भैया, 4 करोड़ रुपए की नकदी, 20 प्रॉपर्टी के दस्तावेज, तमाम सोना चांदी, ये सब कुछ मिला। कहाँ मिला? बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। कहते थे 1000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। खैर, हो सकता है फिर भी निकल आए। 1000 करोड़ के आदमी, संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये राजस्थान का हाल है। राजस्थान के गप्पियों से अगर आपको फुर्सत मिली हो तो आइए, आपको एक और महागप्पी के पास ले चलें। और वो महागप्पी हैं अवार्ड विनिंग, वन एंड द ओनली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इनके आसपास भी कोई नहीं लगता। गवर्नेंस सीखनी तो केजरीवाल सरकार से सीखिए। जनता की जेब खाली कर राज्यों को कर्जदार तो बीजेपी सरकारें भी बनाती है। क्या गवर्नेंस है साहब? बताते हैं इनको इतना इतना इतना, और बताते हैं कि हमारे को इतना फ़ायदा है। क्या वो लिखा है इन्होंने? देश का इकलौता राज्य जिसका बजट 77,000 करोड़ सरप्लस में। गलत, झूठी बात। बजट सरप्लस में नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस में। इनकी झूठ लिख रहे हैं ये, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ईमानदार सरकार। अब ईमानदार बताएंगे सर कैसी है ना। तो ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल झूठ लिखा है। बजट नहीं है इनका सरप्लस में, बजट तो इनका नुकसान में, डेफिसिट का इनका बजट है। नॉट ओनली दैट, इनके ऊपर 60,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड पर है, सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड पर, एक डिपार्टमेंट पर 60,000 करोड़ रुपए। सोचिए, और ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे इकोनॉमी से। भाई पहले 60,000 करोड़ तो पटाओ, तब आगे बात होगी। खैर, तो ये स्थिति है इनकी। चलिए आगे आते हैं और देखें।
फ़ायदे की बात हो रही तो फ़ायदा दिखाते कैसे बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 grew 49%, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30%, रेवेन्यू सेक्रेटरी बताते हैं। तो जो वो बता रहे थे ना भाई साहब 7,000 करोड़, इतने करोड़, उतना करोड़, उनको बताना चाहता हूँ कि ये है सरप्लस। 49% और 30%, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो ये गप्पबाजी बंद कीजिए, सच्चाई ये है कि ये रेवेन्यू सरप्लस है। केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू सरप्लस है 49% है, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो 30% है। ठीक है, उत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है सबको? ठीक है, तो झूठ चल रहा है इनका। खैर, इनको लेके तमाम सारे बवाल हुए, बवाल के बाद में इनके मीम्स भी बनने शुरू हो गए। आ गए। हिमाचल की माताओं बहनों को मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह अगर केंद्र सरकार हमें फंड दे तो। गजब साहब गजब, कमाल है। काश ऐसा ही लिख दें, थोड़ा ईमानदारी हो जाएगी, पर ये भी नहीं लिखते ना, दिक्कत तो वहाँ है। सिर्फ इतना बोल देते हैं 1,000 रुपये मिलेंगे, ये फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद ढूंढते पप्पा फाइनेंस कौन करेगा। कमाल के लोग हैं, कमाल, गजब के लोग हैं। खैर, जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। एक और FIR दर्ज हो गई साहब। इस बार जो दर्ज हुई है वो ये नवीन जिंदल जी के खिलाफ। इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहाँ? वही पंजाब, है ना। किसके कहने पे? बट ऑब्वियस है, एक ही व्यक्ति केजरीवाल जी, उनके कहने पे जो है पंजाब में मुकदमा दर्ज हो गया। एक और FIR हो गई। तो FIR तो पहले भी थी। किसकी थी? तेजिंदर बग्गा की थी। उसमें क्या हुआ देखें जरा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट बीजेपी लीडर तेजिंदर बग्गा, इश्यूज नोटिस टू पंजाब पुलिस। ले भैया, रोक दिया, स्थगन आदेश लगा दिया, स्टे कर दिया पूरे मामले को। तेजिंदर बग्गा वाले कहते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, और नोटिस इशू कर दिया पंजाब सरकार को कि पहले हमें जवाब दीजिए, इसके बाद कार्रवाई होगी नहीं होगी हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। कमाल है, गजब के लोग हैं साहब, गजब, महा फ्रॉड लोग हैं। आ भी गई अगर सत्ता कहीं हाथ में पूरी तरह से, तो उसका दुरुपयोग करना है। 29 दिसंबर को पास होगा अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल। ना तो जन लोकपाल बिल का मालूम है, ना कुछ और मालूम है, कहाँ गए पता नहीं। कमाल है भाई। अच्छा, जनता आ भी जाती है इनकी बातों में, कमाल के लोग हैं। खैर, ये तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर ही बैठे, जरा उनसे मिल लें। वाह, क्या बात है, AK-47 जैसी लग रही है। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल ने पकड़ा, कोई अपराधी पकड़ लिया। कौन सा अपराधी पकड़ लिया भाई? दिल्ली पुलिस ने आर्म सप्लायर बाबू वसीम को गिरफ्तार किया। ये बाबू वसीम साहब थे, और ये वो हैं जिन्होंने शाहरुख, वो याद है फोटो में शाहरुख खड़ा हुआ था, पुलिस वाली कनपटी बंदूक लगा के, पिस्टल लगा के, तो इनको जो पिस्टल दी गई थी शाहरुख को, वो बाबू वसीम द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इनको पकड़ लिया गया फिलहाल। अब आगे और सारे नाम भी निकलेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं भाई क्या होता है, कितना निकल के आती बात, कितनी नहीं आती है। आइए थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात कर लें। एंटरटेनमेंट की बात हम लोग करते नहीं कभी भी। यामी गौतम गेट्स टारगेटेड फॉर फेयरनेस क्रीम का वो ऐड करती हैं, उसको लेकर इनको टारगेट किया गया। तमाम सारे इनके ऊपर मजाक चुटकुले दिन भर चलते रहे, लेकिन फिर ट्विटर पे उतरी और अपनी बात कही। इट इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल एक्टर यामिनी गौतम धर slams अनुपमा चोपड़ा's film companion for mocking her acting abilities in 10वीं रिव्यू। तो 10वीं का रिव्यू भी दे दिया साहब इनका, और इनको जो है बता दिया कि बकवास फिल्म है, ऐसा है वैसा। ये सब क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन का जो है, सॉरी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने कश्मीर फाइल्स की तारीफ़ कर दी थी। कश्मीर फाइल की तारीफ़ करना इनको भारी पड़ गया।
तो अब इनको भी टारगेट बना लिया गया। बॉलीवुड में देखिए लोग कह रहे थे बॉलीवुड को कौन बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, भाई बताइए कौन बदनाम कर रहा है? ठीक है, तो ये स्थिति है साहब। आइए और भारत की क्या स्थिति है उसको भी देख ले, जरा उसको भी देख ले। इंडिया आवर बिग ब्रदर ग्रेटफुल टू पीएम मोदी, श्रीलंका सनथ जयसूर्या अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इससे पहले वो दूसरे क्रिकेटर थे उनसे भी बात कराई थी हमने, उनका भी आपको दिखाया था। इस बार सनथ जयसूर्या भी बोल रहे हैं कि भारत हमारा जो है बड़े भाई जैसा है। कमाल है। शेन वर्गडनगुरी, हाँ बिल्कुल, हाँ रणतुंगा, उन्होंने कहा था। तमाम सारे लोग लगातार एक के बाद एक भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। एक और क्रिकेटर का नाम अभी और जुड़ गया उसमें, सनथ जयसूर्या के बाद नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस समय, है ना। उन्होंने भी तारीफ़ करी भारत की और बताया भारत बड़ा भाई है हमारा। सब हुआ कैसे, जरा इसको सुनिए। श्रीलंका के ताजा हाल का, जहां आर्थिक बदहाली से देश की सूरत तेजी से बिगड़ी। आधी आबादी सरकार श्रीलंका में सरकार का मतलब एक ही परिवार है और वो है राजपक्षे परिवार। ये सबसे बड़ा कारण है, राजपक्षे परिवार। सब कुछ इन्हीं के पास है, सारी मिनिस्ट्री इनके पास में है ना, जितनी कंपनियां सब इनके पास में है, पूरा परिवारवाद। सोचिए परिवारवाद कितना खतरनाक होता, भारत में होता तो क्या हाल हो जाता भारत का। शुक्र मनाइए भारत में नहीं है। लेकिन आज राजपक्षे परिवार के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर गया है और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने और पुलिस को सड़क पर उतार दिया गया है सरकार के द्वारा। ऐसी सूरत में आमतौर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संग्राम की तस्वीरें खूब मिल रही। बीते 2 दिनों से ये सुबह से लेकर शाम तक इंतजार। एंड एनी होप ऑफ गेटिंग टुडे? Not today, because from yesterday also I came around 7 o'clock and didn't get it. But today, इस मुसीबत की घड़ी में उसके साथ सबसे मजबूती से खड़ा है हिंदुस्तान। श्रीलंका की इस मुसीबत की घड़ी में उसके साथ सबसे मजबूती से खड़ा है हिंदुस्तान। यही वजह है कि श्रीलंका की जानी मानी हस्तियां भारत का शुक्रिया अदा कर रही हैं। 1996 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा और स्टार खिलाड़ी सनथ जयसूर्या पहले ही एबीपी न्यूज से भारत की मदद का शुक्रिया जता चुके हैं। अब स्टार बैट्समैन रोशन महानामा ने भी भारत को थैंक यू कहा है। I think we've got to this stage because our leaders have not been far-sighted, and I think they need to take the responsibility. माना जा रहा है कि श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसकर कंगाल हुआ है और अब कंगाल हुआ है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर कंगाल हुआ है और अब जब श्रीलंका भंवर में फंस चुका है तो चीन तमाशा देख रहा है। लेकिन भारत ने उसे इस भंवर से निकालने का बीड़ा उठाया है बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए। श्रीलंका और भारत के संबंध जिन 3 धाराओं के संगम पर स्थित हैं, वो त्रिवेणी, वो 3 धाराएं हैं। तो साहब भारत ने बीड़ा उठाया निकालने का, चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गया श्रीलंका। इससे पहले भी कई सारे देश फंस चुके हैं, इसलिए चाइना से पैसा लेने से पहले 10 बार आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन ले रहे। और चाइना एक्चुअली क्या करता है, जहाँ पैसा देता है जिस भी कंट्री में, वहाँ एक चीज़ और करता है, वहाँ वो पैसा कंट्री के उपयोग में नहीं आने देता, उसका भ्रष्टाचार करा देता है ताकि वो कंट्री के उसमें ना आ पाए, पर्सनल वेल्थ बनवा देता है और कंट्री जो है उसको, देश को डुबो देता है। खैर आइए ज़रा कनाडा का रुख कर ले। कनाडा से बड़ी खबर आ रही है। ट्रकर्स वर राइट, फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट वॉज लीगल, जज सेज, एंड ओटावा इज नाउ बीइंग स्यूड। तो फाइनली डिसीजन आ गया कोर्ट से, और कोर्ट से डिसीजन आया कि फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट बिल्कुल लीगल था, सही था। और इसी कॉन्वॉय को लेकर, सोचिए, इसी कॉन्वॉय को लेकर इमरजेंसी लगा दी गई थी। कनाडा में इमरजेंसी लगा दी गई थी, कहा गया था भाई ये जो प्रदर्शन है इलीगल है, फलाना है, ढिकाना है। और बताइए आप, कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया कि कॉन्वॉय एकदम सही था। अब ऐसे में क्या, अब ऐसे में ये कि जस्टिन ट्रूडो को तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा देना चाहिए। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो को ट्रायल चलना चाहिए जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में, और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा जो है उपाय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ के किसानों को, लोगों को परेशान किया गया और इमरजेंसी लगाई गई, लोगों को जेलों में ठूसा गया, ऐसे फांसीवादी सरकार के खिलाफ तो यही होना चाहिए। और अब समय आ गया है कि जस्टिन ट्रूडो
जेल जाए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कुछ ना होगा कनाडा के लिए। आइए, दो खबरें हैं, बैक टू बैक चला रहा हूँ। चाइना वार्न्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स इफ यूएस स्पीकर पेलोसी विजिट्स ताइवान। चाइना ने धमकी दे दी, ताइवान गलती से चले मत जाना। सुबह 4:15 पर दी, 4:07 को। फिर क्या हुआ? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड इज करंटली एसिम्प्टोमेटिक, हर स्पोक्समैन सेड। 11:26, 4:07, दोनों 4:07 के। एक सुबह 4 बजे का है, एक 11 बजे का है। यानी पहले चाइना ने धमकाया और उसके धमकाने में आया कौन? अमेरिका। चुपचाप उन्होंने बोला अब नाक कटेगी तो उससे अच्छा क्या है, बोले कोविड पॉजिटिव हो गए, हम तो आराम से घूम रही हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव हो गए। साहब देवराज कहते हैं प्रणाम सर, चीन में मज़े नहीं ले रहा, चीन का हाल बहुत ख़राब है, वो जो भी करे उनका लॉस है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। फ़िलहाल जो है चीन की बिल्कुल लगभग यही हालत है। ट्रंप को लेकर एक बार फिर से विवाद जो है फिर से गर्म आ गया। आइए देखिए ज़रा कैसे। Scandal was when they spied on my campaign. They spied on my campaign. There's no real evidence of that. Of course there is. No. It's all over the place. Leslie, Sir, they spied on my campaign and they got caught. Can I say something? You know, this is 60 Minutes, and we can't put on things we can't No, you won't verify. put it on because it's bad for Biden. We can't Look, let put me on tell you. things we can't verify. Leslie, they spied on my campaign. Well, we can't verify It's been totally that. verified. No. It's been, just go down and get the papers. They spied on my campaign, they got caught. No. And then they went much further than that, and they got caught. And you will see that, Leslie, and you know that, but you just don't want to put it on the No, air. as a matter. तो लगातार जो है एंकर मना कर रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, बोले नहीं ऐसा हुआ कि उनके कैंपेन को स्पाई किया गया, उन पर नज़र रखी गई, जासूसी की गई। इन्होंने मना कर दिया। In fact, I don't know that. So that's President Trump explaining the spying operation that went on his campaign. We now know it continued through the White House. And we're not saying that we know it because we think that's what happened or we contend that's what happened. This is now being proven in court. And you need to go to Technofog. You need to be studying his Substack. I don't say read his Substack. I actually say you need to study Technofog's Substack. तो अब कोर्ट में साबित हो गया कि हाँ इनका जो कैंपेन था उस पर स्पाइंग की गई थी, उस पर जासूसी की गई थी। बड़ी मुश्किल का दौर आ गया बाइडन के लिए, चारों तरफ से गिरते चले जा रहे हैं। खैर, लोग भारत की पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़े परेशान हैं, फलान परेशान है। कुछ लोग आज ये कह रहे थे कि दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत की पेट्रोल के महंगाई विश्व के अंदर। तो भाई आप विश्व की दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की इकोनॉमी हो, दूसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट आ रहा, तो महंगाई भी तो उसी हिसाब से होगी ना आपकी। बहरहाल यूएस में देख लेते हैं क्या स्थिति है। बहुत बुरा हाल है यूएस का। डेमोक्रेट्स से कुछ पूछेगा सवाल, उनको सुनिए। Congressman Ryan, how much is gas in Ohio? Senator Kelly, do you know how much gas prices are in Arizona? Senator Hassan, how much are gas prices in New Hampshire? Congresswoman, do you know how much gas prices are in Florida? All right, you take care of yourself. Do you know how much gas prices are in Florida, Congresswoman? Congressman Ryan, how much? ये हालत है साहब। एमपीज़ को यही नहीं मालूम कि गैस की प्राइसेस क्या, यानी पेट्रोल की कीमत कितनी है। प्रणाम सर, चीन मजे चीन का हाल बहुत ख़राब है। हाँ बिल्कुल सही बात है देवव्रत जी, कमेंट हो गया ये वाला। तो ये स्थिति है, कमाल है। लोग भारत में चिल्ला रहे हैं, देखिए वहाँ पर भी यही हाल है, कमोवेश महंगाई सब जगह हुई है, सब जगह पेट्रोल महंगा हुआ, कोई सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ। आज एक और केस हुआ, और ये हुआ कि ट्रेन स्टेशन पर एक हमला हुआ। यूक्रेन का कहना है कि ये रशिया ने किया। रशिया ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, हमने कोई भी हमला ट्रेन स्टेशन के ऊपर नहीं किया। मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यूक्रेन में हमला हो जाता है, यूक्रेन कहता है रशिया ने कर दिया, रशिया कहता है हमें पता ही नहीं, हमने कोई हमला किया ही नहीं। फिर हमला कौन रहा है भाई? खुद ही खुद पे करवा रहे हो, ऐसा मत करो भाई। खैर, रूबल को लेकर बड़े झटके थे कि भाई कन्वर्टेबिलिटी ख़त्म कर देंगे। वाकई में बड़ा बुरा हाल हो गया था रूबल का, लेकिन वापस गिर के नॉर्मल आ गया। तो रूबल फ़िलहाल जो है इस पोजीशन पर है, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, कमोवेश स्थिति वहीं की वहीं है। तो जो दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे थे
कि भाई रूबल को जो है गिरा देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे, इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे, तो वो कर नहीं पाए। अफसोस, कर नहीं पाए। Bloomberg report has claimed that India has clarified to the US on its reason to choose Russian weapons on others. नहीं, ये फेक न्यूज़ है। इंडिया ने ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन यूएस को नहीं दिया है। ये पूर्णतः फेक न्यूज़ है। ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन किसी भी प्रकार से नहीं दिया कि हम रशिया के इक्विपमेंट्स या रशिया के सैन्य सामान क्यों खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं दिया गया। देवव्रत जी कहते हैं आज़ोफ। दुनिया भर को जो लोग बैन करते हैं, ट्विटर दुनिया को बैन करता घूमता है, इसको बैन, उसको बैन, फलान को बैन, ढिकान को बैन, लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब खुद ट्विटर परेशान होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार। इन्होंने ट्वीट किया था यूट्यूब का, बिटकॉइन इज फ्रीडम करके कुछ, बेस्ट वाई बिटकॉइन इंट्रो एंड पैनल आई हैव सीन, ट्वीट किया। किसने? जैक ने। जवाब आया, ब्रेकिंग, यूट्यूब हैज सस्पेंडेड आवर अकाउंट विद नो वार्निंग विदाउट दिस टाइम इन द मिडल ऑफ बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस एट मिडनाइट। लो भैया, तो पता चला कि ये कांड हो गया इनका, तो जो यूट्यूब चैनल है वही सस्पेंड हो गया जो ये सब चला रहे थे। अब ये पूछते हैं व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। अरे गजब साहब, दुनिया के इतने अकाउंट सस्पेंड किए, तब कभी पूछा, कभी बताया कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। अब रीज़न की बात आ रही है, रीज़न पूछ रहे हैं व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। बड़ा मज़ा आता है इनको देखकर ऐसा। दुनिया को बैन करने वाले खुद बैन हो रहे हैं, उनके दोस्त बैन हो रहे हैं, तो बड़ा बुरा लग रहा है उनको। कभी सोचा था आपने जब इस प्रकार से लोगों को बैन किया था तब? अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कमाल है, बड़ा ही अचरज की बात है। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। तो ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे खा, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। एक मिनट, शुभम जी कितने, राम राम जी, ऐसा लग रहा है कि जब तक भारत का एक बार और विभाजन नहीं होगा तब तक हिंदुओं को अकल नहीं आएगी। शुभम जी, सवाल ही नहीं उठता। अब विभाजन किसी कीमत पर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक चीज़ एकदम क्लियर है, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है ना? बाकी फिर जो होगा सो देखेंगे। ठीक है ना? कीमत चुकाने को तो अपन तैयार हैं, राइट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।